जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकेंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉजी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो ये प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो आप नॉर्मली सोचते हो, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में होता होगा, हमने पता करने की कोशिश नहीं की कैसे होता होगा, लेकिन रियली जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने पूरे फ्रेम किया है प्रोग्राम को। देखिए, मेरे हाथ वहां बंधे हुए हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आज तो कुछ अपीयर भी नहीं हुए हैं लगता है, क्योंकि पहले से हम प्रायर सूचना हमने दी नहीं थी, अचानक से हमें, और मैं अगले संडे भी आऊंगा आप लोगों को बताता, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का टेम्पो बनना आवश्यक है। तो आज एक फॉर्मल शुरुआत हम कर देना चाहते थे। देखिए, मेरे हाथ वहां बंधे हुए हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन कहीं और किया है, किसी दूसरे संस्थान में आपने क्लास किए हैं और मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हो। उनके लिए काम थोड़ा कठिन होगा, उनको ज्यादा चुनौतीपूर्ण सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको किसी और संस्थान में पढ़ाया गया है, वो डिसजंक्चर्ड पढ़ाया गया, वो अब आपके पास कुछ है नहीं। सच पूछिए तो आपने एक बार कहीं पेमेंट कर दिया है, दोबारा करने की स्थिति में नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2025 देना चाहते हैं, तो जो 2025 देना चाहते हैं उनको तो अब मैं क्लास ले भी नहीं सकता उनका दाखिला, क्योंकि अब मेरे बस की चीज उनको कोर्स कंप्लीट करवाना नहीं संभव है।
अब जो पहले से जुड़े हुए हैं हम उन्हीं को फिनिश करवा पाएंगे 2025 के लिए। 2025 के लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लाएं कि कम समय में उनका काम हो जाए, और कम समय में काम होना है तो बड़ा विधिवत होना है। आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारे तो फिलहाल ये अजीत जी हैं और द्विवेदी जी हैं, ये दोनों आपके साथ हैं। इसके अलावा और भी लोग जुड़ेंगे। हमारी कोशिश है कि हिंदी माध्यम में मुखर्जी नगर के रिजल्ट के पैटर्न को हम बदल दें। तो हमारा पहले प्रोग्राम समझिए कि हम इसमें कैसा लाना चाहते हैं। अजीत जी और द्विवेदी जी भी सुन रहे हैं, और ये हमने जैसा कि पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा स्टडी मटेरियल भी उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर हमारे क्लासेस होंगे, और जिस पैटर्न पर हमारे क्लासेस हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे उसी पैटर्न पर मेंटर भी काम करेंगे। ये तो मेरे फाउंडेशन कोर्स का है। जो बच्चे मेरे फाउंडेशन कोर्स के हैं वो तो सेफ है, क्योंकि उनको हमने उसी सिस्टमेटिक तरह से नॉलेज देना है। अब वे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ न करके किसी और के यहाँ करके मेंटरशिप प्रोग्राम में आए हैं, उनको पहले पीछे वाला जो ज्ञान है उसमें उनको उच्चाटन मंत्र देना पड़ेगा, मतलब वो दिमाग से वॉश आउट करवाना पड़ेगा, और फिर नए सिरे से उसको रिसफल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। आज तो मेंस का टेस्ट था ना, मेंस एग्जामिनेशन का। तो जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री में, तो आप जानती हो कि मेरा इंटीग्रेटेड पैटर्न रहा है हमेशा, और वही पैटर्न से हमने हिस्ट्री को बहुत ही सुगम बनाया है, और फिर हिस्ट्री के पैटर्न पर ही मैं जनरल स्टडीज के बाकी पैटर्न को मैंने लाया है। जैसे मैं तुमको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। देखिए, जैसे आपका टॉपिक आता है संविधान एवं राजनीति। आज किस चीज का पेपर हुआ है? सोशल जस्टिस। तो जो संविधान और राजनीति है, या उसको कह सकते हैं राज्य व्यवस्था भी कहिए इसमें, तो जैसे संविधान और इसको राज्य व्यवस्था कर लीजिए। तो देखो, जब मैंने जीएस में ये शुरू करना था तो मैंने कम से कम 50 टीचर्स का इंटरव्यू लिया। हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से पढ़ाएं, तो कोई बताया कि हम स्टेट से पढ़ाएंगे, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट से पढ़ाएंगे। तो हमें लगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसे कोई जानकारी ही नहीं है, और सीधे बच्चा की जवानी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। क्योंकि जब हम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को जो पढ़ाना शुरू करेंगे, दूसरे टीचर से पूछा भाई आप कहाँ से पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फंडामेंटल राइट से पढ़ाएंगे। तो हमको लगा कि यार मजा नहीं है। अचानक से बच्चे को पता भी नहीं है किसका राइट, और सीधा शुरू हो गया फंडामेंटल राइट। अजीत जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मेरे एक्स स्टूडेंट भी है, इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। द्विवेदी जी डायरेक्ट मेरे स्टूडेंट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तो मुझे आप जानते हैं कि सोशल साइंस जो भी पढ़ता है वो कहीं ना कहीं हमसे इनडायरेक्टली हेल्प लेता ही है। आप लोग भी जानते ही होंगे मुझे, और कहीं ना कहीं कोई वीडियो देखा होगा, कुछ किया होगा, तो हमारे पैटर्न को सभी लोग समझ पा रहे। तो हमने कहा कि भाई मजा नहीं आएगा, फंडामेंटल राइट से शुरू करे यार, ये तो किसका राइट, कैसा राइट। बच्चा लोग सीधा आर्टिकल टू आर्टिकल रटना शुरू कर देता है, या चलो भाई राइट टू इक्वलिटी। अब वही जो आर्टिकल्स याद होते हैं ना, तो एक्साइटमेंट होता है क्या, उस समय तो बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जिस समय आप उसको रखोगे तो 5 to 6 डेज के बाद उससे फिर गायब हो जाता है। मतलब जितनी तेजी से आपके दिमाग में आता है उतनी तेजी से लुप्त हो जाता है, और शुरू शुरू में ये पता नहीं चलता है सीक्रेट कि हमारे साथ हो क्या रहा। शुरू में लगता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हमने इसको कहा कि भाई देखो ऐसा करते हैं कि हमारा जो पैटर्न होगा, हमने उसकी लिस्टिंग की अपने ग्रुप ऑफ, जो मेरा कंटेंट डेवलपर है, मुखर्जी नगर में तो मिला भी नहीं, तो हमने उसकी लिस्टिंग की, और लिस्टिंग करके हमने टॉपिक को सिलेक्ट करना शुरू किया। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम संविधानवाद और संविधानवाद तथा संविधान। तो पहले बच्चे को यह भी तो पता हो कि संविधानवाद क्या है। आप लोगों को पता है 2020 में
या 2021 में प्रीलिम्स के क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और क्या है कि नहीं। तो यहां से आपका, बैठिए आप लोग, यहां से आपका क्वेश्चन बनना दोनों शुरू होगा, है ना। तो अब जैसे संविधानवाद और संविधान हुआ, उसके बाद वैश्विक स्तर पर संविधान का विकास। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे देखो, ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है आपकी, और यही एक बुकलेट है। जिस बुकलेट को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे, हमारे मेंटोर पहला सीटिंग आपका लेंगे कि हमारा नेक्स्ट टेस्ट में कौन कौन एस्पेक्ट होने वाला है, वो आपको मार्क लगा के देंगे, इशू बना के देंगे कि इतने इशू आपको पढ़ के टाइट रखना। फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में आप परफॉर्म करोगे, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो आप बेसिक स्तर पर संविधान का विकास देखोगे। अब आप कहोगे लक्ष्मीकांत, तो कहते हुए लक्ष्मीकांत में तो वो फिल्म्स के लिए बहुत सारा डेटा जो उसमें है, मेरे में भी डेटा कम नहीं है। फिल्म्स का काम आपको इसी से चलना है। हमारे वाले में क्या होगा कि एक ये जो बुकलेट छपा है, उसमें मेरे विचार से एक और काम मैं कर दिया होता तो सोने में सुहागा होता, जो कि बुकलेट जो प्रिंटिंग में चला गया, तब बाद में मुझे पता चला, मैं साथ ही साथ डायग्राम बना के इसमें डालता। तो डायग्राम यहां पर मिसिंग होगा, लेकिन हमारे जो टीचर आएंगे ना, वो डायग्राम बनाते हुए बुकलेट पर, जैसे मैं हिस्ट्री में देखते हुए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, स्ट्रक्चर, और डायग्राम इसी तरीके से जाएगा जैसे मैं आपको ले जा रहा हूं। तो आप यहां बेसिक स्तर पर संविधान का विकास आप देखो तो लक्ष्मीकांत वाले बुकलेट में वो नहीं है। अब इसी में आपको ब्रिटिश से लेके स्विस तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम इधर थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ आपको विकसित करेंगे, और उधर कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, ये फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूं, जो फाउंडेशन में जो बच्चे हैं, तो उधर वो विश्व इतिहास की समझ विकसित करेंगे, उसी के साथ संविधानवाद का विकास भी साथ साथ वो देखते चले जाएंगे। और जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ब्रिटिश संविधान अलग, अमेरिकन संविधान, स्विस संविधान, जो दुनिया के जितने फेमस कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समझ यहीं पर आपकी डेवलप हो जाएगी। अब ये एक खंड में हमारे मेंटर्स आपको रुकेंगे, और रुककर आपको क्वेश्चन मेंस का और प्रीलिम्स का फॉर्म करेंगे। प्रीलिम्स मेरा एक कंटेंट टीम है जो इस पर क्वेश्चन बनाएगा, दुनिया के संविधान भारत के संविधान से तुलना करते, क्योंकि हम रिस्क कभी नहीं मतलब ले सकते, क्योंकि आपको अमेरिकन संविधान से कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछ सकता है, संविधान बात पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रिटिश संविधान से कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो आपको मेंस में पूछेंगे, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों के यहां पर निपटाएंगे। अब इसके बाद होगा डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ उपनिवेश मुक्ति। तो उसके बाद फिर चले आओगे आप भारत पर, सॉरी, अब तुम चले आए भारत के संविधान पर। तो पहले भारत में संविधान निर्माण की चुनौती, क्योंकि भारत की जिद है कि मुझे प्रजातंत्र बनना है। बताओ क्या इंडिया की हैसियत है प्रजातंत्र बनने की? प्रजातंत्र बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? इस एंगल से सोचा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी तक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपने पढ़ा हो। एक प्रजातंत्र बनने के लिए, डेमोक्रेसी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? कि आपका एक खास इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, आपके यहाँ अच्छी लिटरेसी हो, आपके यहाँ बेहतर पर कैपिटा इनकम हो, आपके यहाँ आधारभूत संरचना मजबूत हो, आपका जीडीपी का स्तर बढ़िया हो। क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रजातंत्र 150 शब्दों के प्रयोग के बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और 1944 में महिलाओं को, यानी सार्वत्रिक वैश्य मताधिकार जिसको कहते हो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसमें सभी को मताधिकार मिले, ये 1944 में चलकर, समझ रहे हो ना, 1944 में चलकर वो संभव। लॉन्ग गैप। अमेरिका में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 1789 में,
तो आप संविधान निर्माण की जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां भारत के सामने भी थी। अब बताओ 1789 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ और 1920 में चलकर सार्वत्रिक मताधिकार मिला वहां महिलाओं को 1920 में। ब्रिटेन में 1928 में मिला, जबकि गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में ही हो चुकी थी। और हमारे जीते कि नहीं हम प्रजातंत्र बनाएंगे। प्रधानमंत्री एटली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि देखिए प्रजातंत्र को आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप गरीब देश हो। आप ऐसा करो कि आप एक इनलाइटेड मोनार्क स्थापित करो, मतलब उसको कहते हैं इनलाइटेड मोनार्क का मतलब हुआ प्रबुद्ध राजतंत्र। राजतंत्र को ही मिला जुला के आप स्टेब्लिश करिए। देखिए दुनिया में कुछ गणतंत्र बने थे, जैसे तुर्की गणतंत्र बना था मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन, डॉक्टर सन्यास सेन के अधीन। चाइना गणतंत्र बना था और हर जगह गणतंत्र फेल कर गया। उनका कहना भाई देखो एशिया में गणतंत्र का जहां जहां प्रयोग हुआ वो सब फेल कर गया, अब आप गणतंत्र बनाने चले, नहीं संभव है राजतंत्र बना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो कहना था कि भाई दलित वर्ग को राइट ही नहीं मिलेगा, वन मैन वन वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम पृथक निर्वाचन फिर हमको चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी के प्रति समर्पित वल्लभ भाई पटेल, सारे नेता नहीं हमें तो चाहिए सार्वत्रिक मताधिकार। और तब हम जो संविधान सभा में आए तो संविधान सभा की बहस और संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए, इसकी समझ कुछ कमिटी है। और इतना ही नहीं बल्कि आपकी संविधान निर्माण को प्रेरणा कहां से मिली, इसमें आपको 1909, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम की समझ अच्छी समझ। उसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनेंगे और मेंस के भी क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है 2018 या 2017 में प्रीलिम्स में कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां समझते हो? कितने लोग समझते? जो लोग अवशिष्ट शक्तियां नहीं समझते इस क्लास में मेंटरशिप में क्या कर रहे हैं तुम लोग? मैं अभी भी तुम लोगों को कहता हूं कि अगर कहीं पर तुम ऑलरेडी पैसा दे के कोचिंग कर भी लिए होगे तो एक बार पिताजी से बात करो, मैं कॉन्सुलेशन बैच ला रहा हूं, एक बार फिर टाइम लेके फाउंडेशन में आ जाओ। ये जोक नहीं है, मेंटरशिप में घिसट जाओ, क्योंकि मेंटरशिप में जो भी काम होगा वो क्वेश्चन आंसर पर काम होगा और वहां पर तुम्हारा परफॉर्मेंस, मैं अभी बता रहा हूं सारा प्रोग्राम कि हम कैसे करने जा रहे हैं। उसके लिए एक बार फाउंडेशन का नॉलेज चाहिए, समझ रहे हो ना? तो मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग फ्रेशर हो वो उनके लिए बेहतर रहेगा फाउंडेशन कोर्स। और मैं ये भी सुविधा दे रहा हूं कि अगर एक बार तुमको अगर कोई सेगमेंट ही वीक लगता है तो हम सेगमेंट भी ओपन कर। अगर पूरा फाउंडेशन करो तो सोने में सुहागा, लेकिन अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो कम से कम पार्ट में भी करके निकल। क्योंकि तुम अगर अवशिष्ट शक्तियां नहीं बता पाओ तो पॉलिटी में तुम कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, मेंस के क्वेश्चन को और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को? जरा सोचो। बच्चे केवल टेस्ट सीरीज के लिए जिद कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उतना जिद करना पर्याप्त नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा पैसा कहीं फॉरफिटेड हुआ, गलत जगह पर इन्वेस्ट हो गया एक बार, लेकिन जीवन में हम लोग को भी बहुत लॉस होता है। हम लोग भी कलेजे पर पत्थर रख के उस लॉस को बर्दाश्त करते हैं। कहां तक लाइफ में काउंट कराऊं? उसी तरह लाइफ में लॉस चलता रहता है। बच्चे लॉस को लेके बैठते नहीं है, अतीत की तरफ देखते नहीं है। अगर कहीं मान लो तुमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया और अगर तुम्हारा पैसा डूब गया तो तुम फिर अपने उभरो, गार्जियन से बात करो, एक बार कोर्स ले लो, ये मैं आपको सजेस्ट करूं। नहीं तो ये जो है ना मेंटरशिप, इसमें आपका फाउंडेशन कुछ क्लियर नहीं किया जाए। इसमें तुमको बुकलेट फॉलो करना पड़ेगा। और जो हमारा जो मेंटर्स हैं और हमारा जो क्लास है, हम उसमें आपको राइटिंग में, देखिए राइटिंग में मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या क्या करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग इस मेंटरशिप वाले प्रोग्राम को ढंग से पढ़ लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये संविधान निर्माण का थोड़ा सा तुमको समझ चाहिए। और अब 1935 के एक्ट में मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के भारत सरकार अधिनियम में रेसिडियरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां मतलब रेसिडियरी पावर्स वे आर वेस्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, किसमें निहित था? चॉइस नंबर ए गवर्नर जनरल, चॉइस नंबर बी
निर्वाचित मंत्रिपरिषद, चॉइस नंबर सी संसद, चॉइस नंबर डी प्रांतीय विधान। एक बात बताओ, एक औपनिवेशिक सरकार क्या अवशेष शक्तियां प्रांतों को देगी? निर्वाचित सरकार को देगी? तो जिसने भी लॉजिक लगाया है गवर्नर जनरल, उसने बड़ा सही लॉजिक लगाया। और इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको कहीं पढ़ा हुआ होना है, हमारी समझ चाहिए, हमें संवैधानिक साक्षरता चाहिए कि संवैधानिक साक्षरता कहां तक जाएगी। तो भारत में संविधान निर्माण की चुनौती, फिर आप यहां से संविधान सभा करोगे और संविधान सभा के बाद अब इसी में आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये सब टॉपिक आपका हो जाएगा। अब यहां से आपका शुरू हो गया आर्टिकल्स। तो यहां से आपका हो जाएगा, जैसे यहां से शुरू हो गया संघ की प्रकृति यानी यूनिटी वर्सेस, तो संघ की प्रकृति जो नेचर ऑफ फेडरेशन है, यहीं से आर्टिकल 1 to 4 तक चला गया। ये यहीं पर नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, यहीं से मेंस का क्वेश्चन बनेगा। तो पहले आपका बनेगा संविधान, फिर संविधान सभा, फिर संविधान की प्रकृति क्या हो। जब संविधान की प्रकृति जब आप जान जाओगे, तब आपका आता है किसके लिए संविधान। तो नागरिक बनाम विदेशी। अब यहीं से आपको नागरिकता का क्लॉज आ गया। अब नागरिकता के क्लॉज में भी दो है, एक स्टैंडर्ड होता है मिट्टी में पैदा हुए लोग, जिनको कहते हैं जस सोली, और दूसरा होता है रक्त संबंध से जुड़े हुए लोग, इसको कहते हैं जस सैंगुनस। तो अनुमान करिए नागरिकता में श्रेष्ठ प्रकार की नागरिकता किसकी मानी जाएगी? मिट्टी में पैदा हुए लोगों को नागरिकता मिले या रक्त संबंध से जुड़े हुए लोगों को नागरिकता? नहीं, दोनों में श्रेष्ठ किसे माना? और रक्त संबंध से जुड़े हुए लोगों को नागरिकता मिले का क्या मतलब? वो तो बात की चीज है, कौन कहां चला गया, लेकिन कोई आया भी तो। जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए थे। अमेरिका या जितने भी प्रोग्रेसिव वेस्टर्न कंट्री है, सब जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हम लोग भी जब शुरू में, जब 1955 में जब पहले जब संविधान सभा में बहस शुरू हुई, तो बहस शुरू में हमारे वल्लभ भाई पटेल से लेकर केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही मत ब्लेम करो, वल्लभ भाई पटेल भी हर जगह उनके साथ। 2 ही 3 मुद्दे पर उनका मतभेद था। एक राइट टू प्रॉपर्टी वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, वल्लभ भाई पटेल प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वल्लभ भाई पटेल कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि वह पृथक निर्वाचन समाप्त हो और मुसलमानों को आरक्षण ना मिले। यहां पर नेहरू से उनका मतभेद। लेकिन वल्लभ भाई पटेल का बाकी फंडामेंटल राइट्स हो, सेकुलरिज्म हो, सारे मुद्दे पर नेहरू से सहमति थी। तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ये सब मिलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जस्ट फुली वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि मिट्टी के जो मिट्टी के हैं वो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, हमारे नागरिक हैं। लेकिन हुआ क्या इसी बीच कि 25 मार्च को जो पंजाब में दंगे शुरू हुए, तो बहुत सारे मुसलमान यहां से पलायन कर गए पाकिस्तान, इस उम्मीद से कि मुसलमानों का स्वर्ग है। एंड आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट द नेशन व्हिच वी अर्लियर सपोज्ड टू बी, या वह नहीं है जो हमने सोचा था। और इधर क्या हुआ कि उधर जो फिर 1947 में जब 15 अगस्त के दिन विभाजन हुआ, जब दंगे शुरू हुए, तो फिर वहां से बड़ी संख्या में हिंदू सिख भागकर हिंदुस्तान में आए। अब ये अपनी मिट्टी के नहीं थे, अपने रक्त संबंध के थे। समझ रहे हो कि नहीं? और पहले जो यहां से भागे हुए मुसलमान जो अपना निवास स्थल छोड़कर भागे थे, उस समय नेहरू वगैरह ने ही सोचा था कि ऐसा करते हैं कि इनके घर को बचा कर रखते और दोबारा इनको बुला के पुनर्स्थापित, लेकिन हुआ नहीं। उधर से जो हिंदू सिख आए, उन्होंने इनके घर पर कब्जा करके बैठे। तो अब वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों के गले में अटक गया कि अब उनको खाली करने के लिए कौन बोले, क्योंकि वो बेचारे भी तो बेघर होके आए हैं।
तो हुआ कि अब इसमें कुछ किया जाएगा। अब दिक्कत हुई, जो 25 मार्च को जो भागे हुए थे वो चाह रहे थे दोबारा आना। तो अब यहां पर नेहरू और पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब दोबारा वापस आएंगे तो उनको हम देंगे क्या, कहां बसाएंगे? उनका घर पर तो कब्जा हो चुका है। तो उन्होंने वहां पर लगा दिया पास कि वही आ सकता है दोबारा वापस। इसलिए तुम देखोगे कि 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 के बाद दो रूप में विभाजन कर दिया। 19 जुलाई 1948 से पहले हिंदू सिख आए, उनको नागरिकता दे दी गई जस सेंगुनस के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर। अब जो जस सोली थे उनमें बाधा उपस्थित कर दी गई। अब आप बिना पास के नहीं आ सकते इंडिया। तो लोगों ने कहा कि नेहरू में भी सॉफ्ट हिंदुत्व था, उन्होंने भी कुछ हिंदुओं को फेवर किया। अब वही देखो बच्चे चलता जा रहा है। अंत में नहीं हुआ संविधान सभा में इस पर कोई समझौता। 1955 में जब पार्लियामेंट ने कानून बनाए और तब आप देखते हो नागरिकता जो अधिनियम बना, उसमें तुम देखोगे आर्टिकल 6, 7 इस तरह से है। उसी में जस सोली के साथ जस सेंगुनस मिलाया गया है। और 2003 में तुम देखोगे तो नागरिकता को तुम बनते हुए देखोगे ना, और फिर नागरिकता पढ़ोगे तब यार मजा है। और बैठ के नागरिकता का क्लॉजेज याद करोगे। हम लोग भी जब पहले शुरू में थे तो हम लोग को ये समझ नहीं थे। हम लोग समझते थे पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, फिर भूल रहे हैं। अभी मैं बताऊं नागरिकता का कोई क्लॉज हमको याद करके बताए तो किसी को याद नहीं होगा, अब होगा भी नहीं। आज याद करोगे फिर परसों भूल जाओगे, एग्जाम हॉल तक तो नहीं जाएगा। तो एग्जाम हॉल तक जाएगा क्या? यूपीएससी सिर्फ वही पूछता है जो एग्जाम हॉल तक जाने वाला। और निर्दोष जो बच्चे होते हैं वह पढ़ते हैं जो एग्जाम हॉल में नहीं जाने। समझ रहे हो कि नहीं? यूपीएससी में हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं जिसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का सपोर्ट तुमको एग्जाम्पल के लिए चाहिए, गाड़ी खींचते हुए निकल जाओ। और तुम जो यहां तैयारी करते हो उसमें तुमको इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाया जाता है। और इसीलिए तुमने कहीं और संस्थान में कोचिंग की हुई तो वहां पर नागरिकता पढ़ाने जो पॉलिटी के टीचर आए होंगे उड़ेल दिए होंगे आर्टिकल टू आर्टिकल और चले गए बता के। जस सोली और जस सेंगुनस का कॉन्सेप्ट बताया भी नहीं। तो ये सब समझने के लिए बड़ा स्टैंडर्ड बुक की जानकारी। और आप देखो मेरे बुकलेट में ये सब आपको मिलेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बच्चे यहां से जब तुम आगे बढ़ते जाओगे नागरिकता, तो किसके लिए? तो सिटीजन के लिए। अब सिटीजन के लिए, सॉरी एक चीज बीच में रह गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। संघ की प्रकृति से पहले यहां पर तुमको प्रस्तावना, संविधान का मूलभूत आदर्श प्रस्तावना, संविधान का मूलभूत आदर्श प्रस्तावना तुमने दे दिया। अब प्रस्तावना में एक देखो, तुम जो संविधानवाद पढ़ के आओगे ना तो प्रस्तावना पढ़ने में मजा यह आएगा कि तुम लोग जो कहते हो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो आप भारत में देखते हो ना, जो पश्चिम में हो अलग अलग। जैसे धर्मनिरपेक्षता इसमें जोड़ा गया, समाजवाद इसमें जोड़ा, तो ये पश्चिम के समाजवाद से यहाँ का समाजवाद अलग है, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से यहाँ की धर्मनिरपेक्षता अलग है, पश्चिम की स्वतंत्रता की अवधारणा से यहाँ की स्वतंत्रता की अवधारणा अलग है, पश्चिम की समानता की अवधारणा से यहाँ से समानता की अवधारणा अलग। और जो बंधुत्व फ्रांस की क्रांति में वो नारा देते हैं बंधुत्व, उससे हमारे बंधुत्व की अवधारणा। कन्वेंशनल मेंटरशिप प्रोग्राम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अपनाते हैं, जहां सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन गोल्स, शेड्यूल और कॉमन स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाती है। चाहे एस्पिरेंट अपनी तैयारी के किसी भी स्टेज में हो, इसकी वजह से उसे शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती है। हम समझते हैं हर एस्पिरेंट की प्रिपरेशन प्रायोरिटीज अलग होती है, इसीलिए वन साइज फिट ऑल अप्रोच से आगे बढ़कर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है, एस्पायरर्स, वेटरन्स और एडवेंचरर्स। एस्पिरेंट्स की सभी कैटेगरीज के लिए केयरफुली अलग अलग शेड्यूल डिजाइन किया गया है, जिसमें एस्पिरेंट्स को डेली टारगेट्स, रेगुलर टेस्ट और पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है। इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस की होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। सबसे पहली कैटेगरी एस्पायरर्स, वो एस्पिरेंट्स जो फाउंडेशन कोर्स पूरा कर चुके हैं लेकिन अभी तक मेन स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। ये प्रोग्राम एस्पायरर्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को 3 फेजेस में डिवाइड करता है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी 2025 से मई 2025 तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई 2025 से मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स, जो मेंस या इंटरव्यू के मुकाम तक एक या एक से ज्यादा बार पहुंच चुके हैं। इनके लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर 2024 से मिड मार्च 2025 तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, मिड मार्च 2025 से मई 2025 तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज, जो मई 2025 से मेंस 2025 तक चलेगा। इसी के साथ हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं। अगर आप भी एडवेंचरर हैं तो यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो
इट। यहाँ सब्जेक्ट आपके शेड्यूल के अनुसार खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन के लिए बेंचमार्क एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के यूनिक पैडागोजिकल अप्रोच पर आधारित है। इस पैडागोजी के बेंचमार्क स्टेज में आपको डेली टारगेट फॉलो करने एंड टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाता है, जिससे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होती है। इससे आप सब्जेक्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर पाते हैं। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर और मेंटर के पास जाता है, जहां आपके परफॉर्मेंस को टेस्ट रेलेवेंट पैरामीटर्स पर असेस करके आपके परफॉर्मेंस का आकलन किया जाता है। इससे बनती है आपकी प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट परफॉर्मेंस शीट्स। परफॉर्मेंस शीट में लोअर स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन। एक एक करके हर एक परफॉर्मेंस पैरामीटर को सब्सिक्वेंट टेस्ट के थ्रू इंप्रूव किया जाता है, जिससे क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके सब्जेक्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसी देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टारगेट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टारगेट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी का आंसर, मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे। इसके साथ ही आपको ट्रेन किया जाएगा प्रीलिम्स के ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, so that you can prepare well for mains and prelims। उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के अधिक जानकारी एडमिशंस के लिए नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल करें at 7002070025। एक बात बताओ, कौन कौन बताओ, ये पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, उन दोनों में अलगाव। नहीं, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास किसने किया? देखो, तुम लोग की जुबान पर चढ़ा हुआ नहीं, ऐसा है मेंटर महोदय, इन लोग, तुम लोग लाइब्रेरी में बैठोगे जितना ये वाले हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं एक फ्लोर का और भी लाइब्रेरी बनवाने का। 2-4 दिन में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हमको ऊपर वाला फ्लोर ही मिल जाता है तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर ही हो जाए। अगर ऊपर वाला नहीं मिलता है तो अगल बगल कहीं भी एक फ्लोर बनवा के लाइब्रेरी में बैठाऊंगा। हमारे मेंटर की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में लोग रिवाइज करें और एक ग्रुप बनवा दीजिए ताकि सब जुबान पर चढ़ा हो। ये कभी पढ़ा है लेकिन इसके दिमाग में निकल गया, जुबान पर चढ़ा हो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि स्मार्टली कोई बच्चा जवाब दे धर्म, अरे क्या क्लास करने का मतलब है जब तुम जवाब देने की स्थिति में नहीं होगी तो। सीधा सा धर्मनिरपेक्षता का मतलब, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से दूरी बनाए रखना। भारत की धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म के साथ समान है, नंबर 1। नंबर 2, पश्चिम में राज्य और धर्म में अलगाव है और भारत में धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। बस ये 2 सेंटेंस में इसका जवाब। पश्चिम में जो स्वतंत्रता है और भारत में जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, जो हमारे प्रस्तावना में, उसमें क्या है? मेंटर महोदय, दूसरे क्लास में मैं आऊं तो ये सबको पता यहां तक होना चाहिए पॉलिटिका, समझ रहे हैं ना? ये सब इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए और ये बुकलेट इन लोगों को पेज दे के और पढ़वा के रखिएगा और टेस्ट लेके रखिएगा, मतलब ये करके। और उस दिन मैं आऊंगा तो पहले आप मतलब यहाँ से 25 क्वेश्चन का टेस्ट पॉलिटी का बनवा लीजिएगा, यहाँ तक जहां तक मैं आज बता देता हूं वहां तक। और दूसरे क्लास में जब मैं आऊंगा तो इतना क्वेश्चन लोग करके रखे, समझ रहे हैं ना? इन लोगों को स्मार्ट थिंकर बनाना। अब मैं आ चुका हूं ना, आप तुम लोगों को मैं असली दरेरा दूंगा, है ना? कोई बस और सबका अटेंडेंस लीजिए कि कौन वहां पर मौजूद होते हैं और कौन उपस्थित होते हैं और कौन नहीं होते हैं। और इन लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली, जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, उस तरह से ट्रेनिंग करा दिया। जो ट्रेनिंग में कमजोर पड़े उनको कहाँ जोड़ लीजिए, क्योंकि आप मेंटरशिप में आए हो तो कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हर स्थिति में रिजल्ट चाहिए। पश्चिम में राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता चाहिए और भारत में राज्य स्वतंत्रता दिलवाने का मत। कमजोर वर्ग को स्वतंत्रता तब मिलेगी जब राज्य हस्तक्षेप, और यहां पर राज्य का मतलब है कि राज्य ही कमजोर वर्ग को स्वतंत्रता दिलवाएगा। इसके लिए मजबूत वर्ग को दबाना पड़ेगा थोड़ा सा, कमजोर वर्ग को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए। तो एक प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अच्छा, बंधुत्व का क्या मतलब है? हमें तो स्वतंत्रता समझ में आती है, समानता समझ में आती है। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता के बिना स्वतंत्रता मिथ्या है। क्यों? क्योंकि अगर समानता नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? अगर आर्थिक समानता नहीं रहेगी, समानता का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आर्थिक पुनर्वितरण कंप्लीटली हो जाए, कोई अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करे? तो समानता भी थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। और स्वतंत्रता के बिना जो समानता है
वह लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को कुचलना है, जैसा सोवियत रूस में कि समानता स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता को आप कुचल देते हो, तो वो भी नहीं चाहिए। हमें समानता स्वतंत्रता के साथ चाहिए, और स्वतंत्रता के लिए थोड़ी मात्रा में समानता चाहिए। बंधुत्व क्यों चाहिए? बंधुत्व से स्वतंत्रता और समानता का क्या? एक बात बताओ, तुम्हारा जो लीगल सिस्टम है, उसमें जो डॉरी सिस्टम है, वो लीगल है इलीगल है? यदि तुम अगर डॉरी लेते हुए पाए गए और तुम पर अगर मुकदमा डाल दिया कन्या पक्ष के लोग, तो तुम्हें क्या होगा? सजा भी होगी। तो फिर हमारे समाज में इतना डॉरी क्यों? अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में ही तो इसको लागू किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। और इसमें है कि अगर कोई महिला अगर कंप्लेन कर दे पुलिस को कि पति ने पीटा है, तो अविलंब उसको जेल हो जाए। रोज महिलाएं पीटी जा रही हैं और पति पीट रहे हैं। नो, बिरादरी जब तक स्वीकृति नहीं देगी तब तक आपको स्वतंत्रता और समानता इंप्लीमेंट ही नहीं हो। बिरादरी इस बात को मान ही नहीं रही है। पुरुष प्रधान समाज, जब जाते हो थाने में, तो थाने वहां पर भी देखोगे कि एक पुलिस अधिकारी पेट निकाल के बैठा रहता है, कहता है कि मैडम जी मैं तो कहूंगा घर की बात घर में ही निपट लीजिए तो अच्छा। क्योंकि बिरादरी इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा है कि चौकट के बाहर ये मुकदमा जाए थाना में पति पत्नी की लड़ाई की। तो सो फार एज you can say fraternity is not going to accept the right of liberty and equality. So Dr. Bhimrao Ambedkar just stated it means कि every person will needs a policeman to protect his. अब हर आदमी के साथ एक पुलिसमैन को खड़ा करिए तभी उसका राइट बचा रहेगा, जो तो बिरादरी स्वीकार नहीं करता। जैसे तुम महिला अधिकार देते हैं, अब क्या हुआ कि भाई महिला को अधिकार है। अब कोई परंपरागत समाज है, परंपरागत समाज में महिलाओं को बाहर निकलने के, घूंघट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। उसमें एक व्यक्ति हिम्मत करता है और राइट टू इक्वलिटी का उपभोग करते हुए अपनी पत्नी को कॉलेज भेजता है। सारे बिरादर मिलकर उसको रोटी और बेटी का संबंध उससे तोड़ लेते हैं, मतलब उसको पंचायती बाइकआउट हो। वो बेचारा क्या करेगा? सकम कर जाए, लीगल प्रोविजन के बाद भी सकम कर जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जब तक बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक लिबर्टी इक्वलिटी का महत्व नहीं होगा। इसलिए तुम देखते हो कि आज गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नेंस, समझ रहे हो ना? तो ये स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, मतलब तुमने प्रियम्बल तो बहुत समय से पढ़ा, इस पर कभी गौर किया? क्योंकि तुमको पश्चिम के संविधान की समझ नहीं है। तुम प्रस्तावना में समझते हम भारत के लोग, भारत को एकदम, कोई किसी से पूछा जाएगा क्या है प्रस्तावना, बोल दो सर हम प्रस्तावना जानते। अरे आत्म ज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या काशी। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का तो अर्थ समझो, तो कैसे पश्चिम से अलग है। सारे विषय, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए, और सारे विषय एक दूसरे से जुड़े। उसी लाइन पर आपका टेस्ट हो रहा है, उसी लाइन पर आपका टेस्ट कर रहा है। तो पहले आज तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हमारे प्रोग्राम में तुमको चलना है, तो अत्यधिक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार है? तो बोलो तैयार हो। अरे आवाज आनी चाहिए मुंह से, नहीं आवाज है तो जाओ क्लास से बाहर। तैयार हो सभी लोग? ये आवश्यक होगा, ये कड़ी को पूरा करना पड़ेगा। और हम हर वीक में आपका ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जब भी मैं अवेलेबल रहेगा तो मैं आ ही जाऊंगा। अगर मैं नहीं भी आऊंगा तो इन लोगों से मैं और हमारा जो टीम ऑफ जो मेंटोर्स होंगे उससे हम आपको ये कवर करते रहेंगे। क्योंकि देखो चारों तरफ मेंटोरशिप तो है, लेकिन पढ़ाई कहीं, पढ़ाई को आगे बढ़ा। तो अब जैसे यहां से तुम उसके संविधान किसको, तो नागरिकों के लिए। अब यहां पर आ जाएगा किसके लिए अधिकार, तो मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसके लिए, तो नागरिक के लिए। और विदेशी के लिए कुछ अधिकार, विदेशियों के लिए कुछ नागरिक के लिए, है ना? कुछ अधिकार तो सभी के लिए कॉमन है। राइट टू लाइफ किसके लिए? दोहरी सजा से मुक्ति किसके लिए है? क्या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 किसके लिए है ना? लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो सभी के लिए नहीं। तो ये बेसिकली मौलिक अधिकार और
ये कुछ आपके अधिकार हैं, प्लस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया कि केवल अधिकार तब तक सुरक्षित नहीं जब तक कुछ कर्तव्य ना हो, तो चलो उसको भी जोड़ दिया गया। फिर हुआ कि चलो देखो भाई, कुछ तो है कि राइट नागरिकों को सुरक्षित कर रहा है, दूसरा है कि राज्य के मन में है कि इसको कुछ और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन मैं अभी गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, हम अक्षम है तुमको राइट देने के लिए, लेकिन हम वादा करते हैं कि भविष्य में हमारा लक्ष्य है राइट तुमको प्रदान करना। तो ये हो गया नीति नहीं दे सकता, राज्य का नीति नहीं दे सकता। 51 तक तो तुम पहुंच गए और एक दूसरे से जोड़ते हुए पहुंच गए। तो बच्चे थोड़ा सा तुम लोग ज्यादा मेहनत करोगे, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग उस टेस्ट को फॉलो तो कर रहे और फॉलो करोगे, लेकिन तुम में से बहुत लोग ये हो कि जिनको ये एरिया, जैसे ये टेस्ट हो जाएगा लेकिन ये एरिया तुम्हारा तैयार नहीं। ये एरिया तैयार तब होगा जो स्पेसिफिकली तुम हमारे मेंटोर के निरीक्षण में काम करो। नहीं तो इसमें कौन कौन तैयार है, कहाँ तैयार है, 2-3-4 बच्चे इसमें तैयार है, तैयार तो है ही नहीं तुम लोग। तो किस तरह का पढ़ाई चाहिए तुम लोगों को? टेस्ट वाला पढ़ाई चाहिए कि एक्चुअल संस्कार वाला पढ़ाई चाहिए? तो कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि टेस्ट के लिए तुमने टेस्ट में जो भी किया होगा तो प्रीलिम्स का ही टेस्ट किया है ना, इन मेंस का तो तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, अभी तक तुम्हारी समझ ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट का रिजल्ट भी तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ गया, लेकिन तुम यहाँ तैयार नहीं। अब तुम्हें बताओ क्या करें? फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, दोहरी मेहनत करो। टेस्ट अलग चलेगा, मेंटरशिप अलग चलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नो? 6 घंटा सो, बाकी अपॉइंटमेंट जहां तहां हो उसको कैंसिल करो, जो फ्रेंड है उनको गुड बाय कहो कि कुछ समय के लिए मैं चला गया हूं, बिल्कुल ही अपने स्ट्रगल वाले फेज में, हमें काम करने दो। तुम 2-3 घंटे अगर रोज देते हो इस पर तो तुम्हारा ये भी चलता रहेगा, वो टेस्ट भी चलता रहेगा। बोलो तुम लोग तय करके बताओ, जो कहोगे हम टेस्ट को फॉलो करेंगे। लेकिन मैंने आज महसूस किया कि तुम लोग का पढ़ा हुआ ये बुकलेट नहीं है, तो फिर टेस्ट कैसे दोगे? अपना रिसोर्स तुम्हारा अभी कहां लग रहा है? तो लक्ष्मीकांत में तो फिर मेंस का क्वेश्चन उससे नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? देखो हर जगह जो मेंटोरशिप होता है, मैं तुमको बताता हूँ, वो मेंटोरशिप में ये होता है कि मेंटोर, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों का काम इसलिए कठिन है कि तुम लोगों ने हमारे यहाँ फाउंडेशन नहीं किया है। तुम में से बहुत सारे लोग कहीं और से तुम लोगों ने कोचिंग की हुई, तो तुम लोगों के साथ अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि हम अपना ज्ञान जब तक तुमको नहीं देंगे तब तक हमारे मेंटरशिप से तुम्हें फायदा क्या? क्योंकि हमारा तो अपना मानना है कि कोचिंग संस्थान वाले जो पढ़ाते हो यूपीएससी के लिए है ही नहीं पर्याप्त। चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हम कहोगे हम अमुक कोचिंग संस्थान से हैं, सब फारस, वो तुमको यूपीएससी के लायक नहीं बनाए। तो अब तुम वही मेटेरियल से चाहते हो हम तैयार करके आए और हमारा टेस्ट दें, तो टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस फिर बढ़िया नहीं हो, क्योंकि हमारे टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा स्टैंडर्ड होगा और तुम्हारा जो सोर्स होगा उसमें वो मेंशन नहीं हो। तो तुम एक रास्ता अगर यह खोजते हो कि तुम केवल हमारा टेस्ट को फॉलो करते हुए, अगर जो टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट चल रहा है उसको फॉलो करते हुए निकलोगे तो मिस्टर मेंटर लोग, आप लोगों का क्या मानना है कि टेस्ट सीरीज से ही सिर्फ इन लोगों को फॉलो करना है? अच्छा वो जानना चाहते हैं ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऑफिस में ठीक। बेसिकली सर इसमें क्या किया हम लोगों ने कि जो इनके पास रिसोर्सेज हैं अभी उन पे ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो अप्रोच बदलने की कोशिश हम लोगों ने की है कि पहले टॉपिक्स को समझने का नजरिया ध्यान रखें कि कैसे इन चीजों को करना है। दूसरा काम है क्या तुम्हें? बैठो। दूसरी जो चीज है सर, इनको हमने ये बताया कि एक कॉमन तरीका आपको खोजना होगा कि टॉपिक्स को कैसे अपने लिए हैंडल करना है, कि किस तरीके से आप चीजों को अप्रोच में ला सकते हो और इजीली समझ सकते हो। खास करके मेंस के क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कॉमन पॉइंट्स, जिससे आसानी से कर सको। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए क्यों रिक्वायर्ड हैं,
फिर आपको किस तरीके से, अगर जो हम देखें कि सरकारी समिति और इन सब चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं आपके लिए, वो क्यों आया, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट है, क्यों मतलब आपको पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उसके साथ जो फैक्चुअल आप जोड़ने लगते हो वो सब कुछ समझना जरूरी है, तो उन चीज़ों को हमने इसमें ध्यान में रखा। देखिए अजीत, हम अजीत जी आपको ये कहना चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये लोग जो डिसजंक्चर्ड पढ़ाई करके आए, वो जब तक एक बार रीडिंग नहीं करेंगे सर तब तक इन लोगों का मेंटरशिप का काम होगा नहीं, फिर हमारे कराने से फायदा नहीं। सर मेरा ये मानना है जो टेस्ट में टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को अपने स्तर से तैयार करके ये लोग टेस्ट दें। ऐसा ना हो जैसे इन लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा, मान लीजिए नागरिकता, तो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन बेस पढ़ के आए हैं, जो आपने समझाया इस लेवल पे मेंटोर समझाएं और फिर टेस्ट दें। मेरा अपना ये मानना है, वरना वो चीजें केवल ये रिवीजन करते जैसे जाएंगे। तुम्हारा पॉलिटिव वगैरह का इनसाइट जो मैं बता रहा हूं, अगर वैसा हो जाए ना तो प्रॉपर आईएएस मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि अप्रोच ही बदलना है इनका, इंफॉर्मेशन तो इनके पास है। तुम लोग विश्वास करो, तुम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है यूपीएससी के नाम पर, वो माकूल पढ़ाई नहीं है। तुम्हारे जो टीचर, हम 100 टीचर का इंटरव्यू लिए तो एक हमने आरपी सर को पॉलिटी में, हमें मतलब हम थोड़ा सा डाउट हुआ तो हमको इकोनॉमी का टीचर बदलने की स्थिति है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ कोई हम खिलवाड़ करेंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कैरियर है। और तुम डिसजंक्चर्ड पढ़ के आए हो तो तुम हमारे टेस्ट में अपियर होगे तो क्या फायदा तुमको पहले इसको इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ेगा। अजी हम आपको क्लास के बाद फिर आप लोगों के साथ हम बैठेंगे, पहले इन लोगों को आज क्लास हम अपना आज जो भी होगा हम लोगों के साथ कंसेंसस से विचार होगी। हम तुमको डिसजंक्चर्ड पढ़ाई पर टेस्ट देकर और जो तुम हमको कहने के लिए कर रहे हो वो हमारे लिए बहुत आसान काम। हमारा टेस्ट लेते रहेंगे, हमारे मेंटर उसी तरह टाइम पास करते रहेंगे जाके जहां बाकी जगहों पर मेंटर करते हैं। और तुम्हारा काम देखो, हमारा तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा। पहले मैं इसको पूरा क्लियर कर दूं, एक बार समझा देता हूं, मैं फिर आता हूं उस मुद्दे पर। जैसे देखो, अब जैसे तुम आ गए यहां पर 51 आर्टिकल तक, तो हमारा अब तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्लियर किया, हमारा लक्ष्य, हमारा जो संविधान का आदर्श है उसको क्लियर करने पर हमने ज्यादा बल दिया, 51 अनुच्छेद उस पर दिए। अब यहां से शुरू हुआ हमारा गवर्नमेंट, सरकार यहां से शुरू। अब हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि एक टॉपिक से दूसरा इंटीग्रेटेड हो। जैसे हमने देखा कि विश्व में संविधानवाद का विकास कैसे हुआ, फिर भारत कैसे आजाद हुआ, फिर भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ, तो भारतीय संविधान कैसे आया, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, फिर हमारे भारतीय संविधान का आदर्श क्या था, आदर्श लक्ष्य क्या था, तो हमारा प्रस्तावना आ गई। और फिर प्रस्तावना के बाद कि हमारे संविधान का जो आदर्श लक्ष्य वह किस तरह की राज्य के लिए है, तो हमारा राज्य की प्रकृति होगी, मतलब जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए। फिर हमारा आएगा कि भाई किसके लिए है, तो नागरिक, किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए। तो नागरिकों के लिए हमारे मूलभूत अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार। नागरिकों के लिए भविष्य लक्ष्य अधिकार क्या है, तो नीति सत्ता। यहां पर आके हम रुक गए। अब सरकार के अंग के रूप में पहले हम यहां पर आपको हमारा मेटेरियल उसी लाइन पर बना हुआ, केंद्रीय सरकार यहां पर पहले आ गई। तो केंद्रीय सरकार में बच्चे अब यहीं पर आपका विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों निकाय आएगा। तो अब कार्यपालिका के अगर 7 एस्पेक्ट हैं तो ये आपके सब पॉइंट बन के आएंगे। विधानमंडल के 7 एस्पेक्ट हैं जिसमें कमिटियां हैं, जितने भी इशू है सब विधानमंडल के साथ आ जाएंगे। और न्यायपालिका, अब इनका संबंध और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा 1 सप्ताह आपको इसको क्लियर करना, 1 सप्ताह इनके रिलेशनशिप। अब इनको फिर आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय सरकार से हम सीधे चले आए राज्य सरकार, और राज्य सरकार पर फिर आपका ये 3 अंग हो गए, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर हम चले आए तीसरे निकाय पर, और ये तीसरे निकाय में आ गया स्थानीय स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके अंग हो गए। उसके बाद फिर हम आ गए कि प्रजातंत्र के अन्य अंग, और प्रजातंत्र के अन्य अंग में आ गए चुनाव आयोग, प्रजातंत्र के अन्य अंग में आ गया चुनाव आयोग, राजनीतिक दल,
है ना, आ, आ, लोक सेवा आयोग और वगैरह वगैरह जो चीजें हैं ये सब इसमें आ गई। उसके बाद फिर तब नेक्स्ट वन में फिर आ गया कि संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में आपको जितने भी संवैधानिक निकाय आपकी जो संस्थाएं हैं, जिसमें आपको बैकवर्ड कमीशन से लेकर और जितने भी, और फिर हो गया सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय का मतलब है कि जिसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है या नहीं, यही सांविधिक निकाय पर जाकर आपका पॉलिटिक्स समाप्त। और सभी टॉपिक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लिंक होकर लास्ट तक दिमाग में इंटीग्रेशन बनेगा। हमारे मेंटर्स इसी लाइन पर फॉलो करेंगे, हमारा क्वेश्चन का प्रकार उसी तरह से बुकलेट से बनेगा और हमारे मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का क्वेश्चन दोनों साथ साथ आएगा। और आप लोगों को इसी बीच हम आते रहेंगे और बौद्धिक जुगाली का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और राइटिंग तब इसमें आपको जो मेंस की राइटिंग होगी, तो मेंस की राइटिंग में आपको इसमें पढ़ने के लिए हमने दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को राइटिंग सिखाने का पैमाना, राइटिंग हम आपको सिखा देंगे, उसके बाद आपका जो इवैल्यूएशन हमारे मेंटर करेंगे वो इस तरह से करेंगे। दूसरा वाला जो पेज है, मतलब ये क्या पोस्टमार्टम अप्रोच से आपको सहायता प्राप्त हो रही है कि नीचे में आप आइए तो मेंस परफॉर्मेंस शीट 10 में से प्राप्त अंक, इस पर आइए। मेंस परफॉर्मेंस शीट 10 में से प्राप्त अंक, इसमें आप देखिएगा पहला है टेस्ट पैरामीटर और एक है स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर पर जो अंक मिलेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एक पार्ट होगा, प्रेजेंटेशन दूसरा पार्ट होगा, भाषा तीसरा, विषय वस्तु चौथा और समय पांचवा। 5 एस्पेक्ट आपको लेकर चलते। कोई भी राइटिंग है उसमें 5 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसकी संरचना कैसी है। आप बगल वाले को क्यों झांक रहे हो, आपके पास नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अब इतने आलसी हो तो कहां से हमारे मेंटरशिप में आप काम कर पाओगे? मैंने तो पहले ही कहा हूं कि कोई भी आलसी आदमी हमको यहां नहीं चाहिए। सब अपना अपना मटेरियल देखो। तो जैसे मेंस परफॉर्मेंस शीट हुआ है ना, तो 10 में से प्राप्त अंक। तो अब 10 में से प्राप्त अंक में एक हमने पैमाना मान लिया 10। इसमें हम किस किस आधार पर आपका इवैल्यूएशन करेंगे? एक तो आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, एक पैमाना ये होगा। दूसरा पैमाना होगा प्रेजेंटेशन, कि आप अपने बातों को किस तरह से रख रहे हैं। जैसे आप अपने जो विचार हैं उस विचार को कैसे आगे पीछे, हो सकता है कि कोई विचार जो आगे आना चाहिए वो पीछे रख दिया, जो पीछे आना चाहिए आगे रख दिया, तो उस पर भी मार्क्स कटेंगे। तीसरा भाषा, यानी भाषा का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी भाषा अलंकृत हो, लेकिन आपकी भाषा ऐसी हो जो आपके भाव को वहन करने में सक्षम, उसमें एक नेचुरल एक्सप्रेशन। और चौथा है विषय वस्तु, मतलब व्हाट इज द कंटेंट, आपका कंटेंट क्या। और पांचवा है समय, माने आप गिवन टाइम में, क्योंकि एक नॉर्मल कंप्लेन होता है कि भाई सर हमारा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि हम लिख ही नहीं पाए, हमको समय कम। तो 5 इश्यू है, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, भाषा, विषय वस्तु और समय। तो अब क्या करेंगे, हमारे जो मेंटर महोदय होंगे वह आपसे पहले पूछेंगे, आपको जो कॉपी आपकी होगी उसको जब चेक करेंगे तो देखेंगे आपका स्ट्रक्चर सही जा रहा है, आपकी भाषा गड़बड़। तो आपको कहेंगे पहले कि आप भाषा को सुधारिए। अब अगला जो आपका 3 टेस्ट होगा उसमें आपका पूरा ध्यान भाषा पर होगा, और भाषा कैसे सुधरेगी उसका सजेशन। कि जब भाषा सुधर गया तब तक कहेंगे कि आप भाषा को सुधारिए, समय की परवाह मत कीजिए, समय थोड़ा ज्यादा लगने दीजिए, है ना, लेकिन आप भाषा को सुधारिए। जब भाषा आपका सुधर जाएगा तब कहेंगे कि अब आप प्रेजेंटेशन को थोड़ा सीधा करिए, ऊपर वाली चीजों को ऊपर और नीचे वाली चीजों को। तो 3 चीज आपका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, भाषा हो गया और ये हो गया। अब विषय वस्तु पर आप गौर करिए कि आपका क्वेश्चन का मुख्य डिमांड क्या। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन का डिमांड यह होता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बिना
भारत के संविधान का निर्माण संभव, 3 वर्षों में भारत के संविधान का निर्माण संभव नहीं होता, इस कथन का विवेचन टू डिस्कस। अगर तुमको टू डिस्कस दे देता है तो काम ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर तुमको टू डिस्कस दे देता है इसका मतलब है कि आपको ये विचार वो विचार दोनों को दिमाग में लेकर चल, क्योंकि जो टू डिस्कस कहते हैं वो टू डिस्कस वाले का मानना यह है कि जैसे एक चीज तो पक्ष में जाती है, हम भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारी चीजें सीधे तौर पर उठा लेते, लेकिन जो चीज इसके विपक्ष में जाती है वो यह जाती है कि हमारा जो भारत सरकार अधिनियम की तुलना में हमारा ये संविधान कहीं ज्यादा बड़ा था, और इस संविधान का लक्ष्य बिल्कुल अलग था। उनका साम्राज्यवादी लक्ष्य था, तो हमारे संविधान का प्रजातांत्रिक लक्ष्य था, जिसमें हमने सार्वत्रिक मताधिकार रखा, हमने मौलिक अधिकार के प्रावधान रखे जो हम इसी हैं, हमने नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान रखे। तो वो जो दूसरा वाला विचार है वो कहता है कि नहीं, हमने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बहुत कम प्रेरणा। तो दोनों विचारों को रखते हुए फिर अपना विचार देना होगा, तो स्ट्रक्चर आपको सीधा करना, मतलब विषय वस्तु को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपका बन गया, भाषा आपकी सुधर गई। अब आपको कहा जाएगा आप समय से होल्ड करिए। सबसे लास्ट में हम आपको समय से होल्ड करने के लिए कहेंगे, तो आप गिवन टाइम में लिखकर जब ये पांचों एस्पेक्ट आपका रेडी हो जाएगा तो आपको IAS लाइक प्रिपरेशन राइटिंग। राइटिंग का तो सीधा संबंध नॉलेज से होता है। जिस जंक्चर नॉलेज तुम लेकर आए हो नहीं चलेगा, तुमको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब इस टॉपिक हमारे मेंटोर देंगे और उस टॉपिक को तुम फॉलो करोगे, और जो टेस्ट में हो शामिल वो अपना टेस्ट भी जारी रखो, टेस्ट के लिए अलग से दे। जो भी टेस्ट में परफॉर्मेंस होता है वो करो, और फिर साथ साथ ये दूसरा टेस्ट का ही परफॉर्मेंस चले। उस टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहो। तो फिर नहीं हुआ तो इस साल नहीं होगा, फिर आप 26 में दीजिए। इस बार दे रहे हो नहीं, रिवीजन चल रही तो ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप कैसे करिए ये तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं वो तो टाइम लेना पड़ेगा आपको। 2025 की बजाय 2026 देना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि फेल करके 26 तक पहुंचना है या एक्सटेंड करके 26 तक। क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होगी तो भी तो फेल करो, पीटी फेल कर जाओगे। मेंस की बात तो दूर है, पहले मोर्चे पर ही झटका लगे। जिसको हम यहां से पीटी में ओके कर देंगे, तुम जाके पीटी 2 क्वालिफाई कर। जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रह जाती हैं, वहीं उनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी IAS आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रेटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी बेंचमार्किंग स्टेज, टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रेटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर और मेंटोर के पास जाता है, जहां आपके परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है। स्ट्रक्चर यानी आपके आंसर के कंटेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर आंसर थ्रू यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, मैप एंड डायग्राम्स, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट, एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन, और इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह हर एक पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनी का आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल्स को डिमिनिश करेगा। मेंस असेसमेंट प्रोग्राम के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 7002070025। आज जिसको पीटी में रोक देंगे, रुक जा।
और नहीं तो जाओगे कहोगे सर हमको फेल करने का मन है ना, या हम ट्राई करना चाहते हो जाके ट्राई करना, लेकिन हम विश्वस्त होकर तुमको कह सकते हैं कि तुम्हारा यहाँ के परफॉर्मेंस से हम तौल लेंगे। कहोगे कैसे? तुमको 30 वर्ष का एक्सपीरियंस। हम 1993 से लेकर 2011 तक पीटी क्वालिफाई करवाए बल्क में बचे, तो हमको पीटी का बहुत अच्छा अंदाज है। तुम्हारे ललाट को देख के हम बता देंगे कि नहीं हो सकता। उस दिन हमारी संगति में रहो, सब पता। तो कुल मिला के मैंने बताया आपको लिंक करके पढ़ना है। जैसे आप इकोनॉमी है तो लिंक करके पढ़ना है, हिस्ट्री है तो लिंक करके पढ़ना, और हमारे मेंटर आपको लिंक करके देंगे, और हमारा क्वेश्चन भी लिंक के ही पैटर्न पर है। तब एक बात बताओ तुम ही कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं टॉपिक तुम लोगों को पढ़वाना, तो तुम्हारा ज्ञान तो पुराना रह जाएगा जीएस में, तो कैसे होगा? तुम ही लोग कोई रास्ता बताओ, शॉर्टकट। अरे कुछ बोलो तो सही, तुम लोग भी अपना विचार प्रकट करो ना। गूंगे बहरे होने से तुम लोग बैठ गए हो फाउंडेशन बैच की तरह आके यहाँ। ये सब मेंटरशिप में कि फाउंडेशन बैच का है बच्चे? इस फाउंडेशन बैच को भगाइए ना, क्या कर रहा है? तो फाउंडेशन जो मेंटरशिप वाले सब कौन कौन है? हाथ उठाइए तो बोलिए, जवान खोलिए। ये सब 25 में देने वाले। तो आप ही बताओ, ये भाई मेरे 25 वाले, जरा मुझे एक सवाल का जवाब तुम ही लोग दो कि तुम लोग जो डिसजंक्चर्ड पढ़ के आए हो उसके आधार पर तुम हमारा टेस्ट देना चाहते हो, उसे इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए तुमको फिर लिंक्ड होके पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपको बता रहे हैं। इसका क्या उपाय बता? यही तो हम चाहते हैं। तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वो अलग से चलते, नहीं तो बच्ची तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, हाथ गगन को आरसी क्या, हम खुली किताब है तुम्हारे सामने रख दी। तुम लोग अगर इतने काबिल रहते जहां से पढ़ के आए, तो फिर तुमको जरूरत हमारी मदद की पड़ती क्यों? और उस ज्ञान से कैसे काम चलेगा? वो ज्ञान तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, और हम आते रहेंगे और बीच में छौका मारते रहेंगे। जैसा छौका लगा तो पॉलिटी में कुछ समझ विकसित हुई ना। अब देखो, हम तुमको बताते हैं इकोनॉमी में कैसे छौका लगता है। अब इकोनॉमी में छौका लगाते हैं, रुको। जैसे इकोनॉमी में जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं भी, तो कहां से टॉपिक शुरू हुआ था? नहीं, मैं अपने क्लास की बात नहीं कर रहा, जीडीपी से। किसका जीडीपी? जीडीपी क्या होती है? उसी तरह की बात है, कोई तुमसे सीधा पूछे, हाँ, और कुछ भी। अच्छा ठीक है, बैठिए। परिभाषा आपने सही दी। हम आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ा हमारा पैटर्न समझ लीजिए, जो हम आपको यहां ले चलने वाले हैं। जैसे आपका पहला पार्ट आएगा इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी में जैसे आपका पार्ट आया, इसमें आपको, जैसे आप इकोनॉमी में देख रहे हो, ये आप देखोगे यहाँ, ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 अभी प्रिंट में, तो वॉल्यूम 1 आ जाएगा, फिर हिंदी भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम। घबराना मत, ये वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा मोटा है, पतला सोचो ना। ये मोटा इसलिए कि इसमें ये वॉल्यूम में है 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। जो क्रक्स है ना इकोनॉमी का, वो इसी बुकलेट। समझ रहे हो ना? तुम लोगों के लिए मैंने इतने कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट रखा हुआ है, इतनी अच्छी तैयारी की रणनीति, तुम लोगों के चेहरे पर एक मुर्दानी सा छाया हुआ है, जैसा लगता है कि बेचारा काम के बोझ का मारा। मतलब तुम लोगों के चेहरे पर उत्साह क्यों नहीं है यार? एक डर है, एक भय है भाई। अरे क्यों भय? चेहरे पर एक उत्साह होना चाहिए, स्माइल। बेटे क्या इकोनॉमी, साइंस,
तो ऐसे में ये घोड़ा देखने के बाद तुम्हारा कोई चेहरा ढंग से देख लेना तो पढ़ाने वाला का भी उत्साह ठंडा पड़ जाए। इसको लगा कि इस मुर्दे में मैं जान फूंक पाऊंगा कि नहीं, तो फिर तो जिंदा इंसान की तरह दिखना शुरू। तुम कहीं धोखे से तो नहीं आ गए तुम? हाँ, कभी सोच समझ के आए? कोई दिक्कत नहीं, ओके हो ना? एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी, तो इसमें हम सबसे पहले मतलब अर्थव्यवस्था का विस्तार में इसमें हम सबसे पहले जो एक आइसोलेटेड इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहूं? आदिम अर्थव्यवस्था। तो थोड़ा सा आदिम अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसके बाद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तब बनेगी कि आदिम अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे, जैसे तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा पालमपुर गांव, है ना, और तब होगा अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तब आएगी जब आ जाएगा मनी मार्केट एंड मर्चेंट्स, यानी बाजार आएगा, मनी आएगा, मार्केट मर्चेंट्स आएगा। उसके बाद तब आ जाएगी यहां अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो आएगी, इसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये होगा बेसिकली वाणिज्यवाद। एक वाणिज्यवाद आर्थिक नीति होती है जो मानकर चलती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो एक देश का सरप्लस है वो दूसरे देश के घाटे पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी स्थिति मजबूत रहे, तो सामने वाले की वस्तुओं पर इतनी चुंगी लगा दो ताकि उसका तुम्हारे यहाँ आयात रुक जाए और तुम्हारा निर्यात बढ़ जाए। निर्यात को बढ़ाओ और आयात में कटौती करो ताकि व्यापार संतुलन तुम्हारे पक्ष में रहे। ये बड़ा डेंजरस थियरी था, क्योंकि अगर हम तुम्हारे वस्तुओं पर चुंगे लगाएंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही देख रहे हो, क्या है, मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है ट्रंप का जो पॉलिसी है मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी, इसका रिएक्शन होगा। अमेरिकन प्रोडक्ट वो अमेरिका चुंगी लगाएगा दूसरे वस्तुओं पर, तो दूसरे देश भी लगाएंगे। इंडिया ने भी लगाया उनके प्रोडक्ट पर। तो ये अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब यहां से आ जाएगा एडम स्मिथ और मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था, तो एडम स्मिथ और मुक्त अर्थव्यवस्था की जो नीति आई, इसी को कहते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्र। ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है ना, ये क्लासिकल अर्थशास्त्र से ही डेवलप हुआ एक कॉन्सेप्ट। आप लोग जानते हो माइक्रो इकोनॉमी का? माइक्रो इकोनॉमी का नाम सुना है? जैसे देखो, जब तुम किसी इकोनॉमी का मूल्यांकन या उत्पादन का मूल्यांकन किसी व्यापारिक फर्म, किसी व्यक्ति या किसी हाउसहोल्ड के आधार पर अगर तुम प्रोडक्शन का आकलन करते हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा इनकम, इसका इनकम, माइक्रो इनकम, तो माइक्रो इकोनॉमी। अब ये माइक्रो इकोनॉमी आया तो यही पूंजीवाद, यहां पूंजीवाद आ गया, है ना। तो इसके रिएक्शन के रूप में तुम देखोगे, प्रतिक्रिया के रूप में मार्क्सवाद और रूसी समाजवादी मॉडल। क्या अभी कहां ले आए उसको? रूसी समाजवादी मॉडल। तो रूसी समाजवादी मॉडल आई, ये पूंजीवाद के ठीक विपरीत थी, और इस पर कहते हैं राज्य नियंत्रित मॉडल। राज्य नियंत्रित मॉडल। अब राज्य नियंत्रित मॉडल आ गया। अब जो यहां पर राज्य नियंत्रित मॉडल आया, तब उसके बाद यहां पूंजीवाद में अंत में क्या हो जाएगा, इसका डिसरप्शन होगा। डिसरप्शन को क्या कहते हो? व्यवधान। ये व्यवधान होगा विश्व आर्थिक मंदी। उन्नीस सौ 29-30 विश्व आर्थिक मंदी 1930। अब जैसे विश्व आर्थिक मंदी 1930 में तुम आ गए, तो अब इस मंदी से बचने के लिए पूंजीवाद का लगा खात्मा हो गया और समाजवाद की मॉडल चल निकला, रूसी समाजवाद। तो पूंजीवाद का अब लगा खात्मा हो गया। तो 1929-30 की जो विश्व आर्थिक मंदी आई, तो विश्व आर्थिक मंदी के बचाव के लिए आ गया केनेशियन अर्थशास्त्र। केनेशियन अर्थशास्त्र।
केनेसियन अर्थशास्त्र। अभी केनेसियन अर्थशास्त्र आया तो इसने क्या किया, मांग प्रबंधन में राज्य की भूमिका, मांग प्रबंधन में राज्य की भूमिका, जो मांग प्रबंधन है उसमें राज्य की भूमिका। जैसे देखो अब ये जो पहलू है ये क्या है, मैं आपको बताना चाहता, जैसे पहले मुक्त अर्थव्यवस्था थी ना पूंजीवाद में, तो मानती थी कि बाजार का स्वयं का अनुशासन होता है और बाजार मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार चलता है। तो जब ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा मूल्य होगा और जब कम डिमांड होगा तो कम मूल्य होगा। तो बाजार को अपने नियमों से चलने दीजिए, राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो पूंजीवाद का मानना था कि अर्थव्यवस्था को मुक्त रखिए, उसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो समाजवाद था वो पूरी तरह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। तो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अपने लाभ थे और अपनी हानि थी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं उसका भी कुछ फायदा था कुछ नुकसान था। तो पूंजीवाद और समाजवाद के मॉडल का फायदा और नुकसान आप में से कुछ लोग समझते हो? कौन कौन समझता? हाँ बताओ, फायदा क्या है पूंजीवाद का, क्या था, मैंने मुक्त अर्थव्यवस्था का क्या फायदा? अभी जीडीपी का कॉन्सेप्ट कहा, मुक्त अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब देखो यही दिक्कत क्या हुई पता है तुमको, जीडीपी तो तुमको पढ़ा दिया टीचर, लेकिन एक तरह से शरीर को बताए भी ना, शरीर का मेजरमेंट बता दिया। कहां से? मुक्त अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कैलकुलेशन ही नहीं होगा, वो माइक्रो इकोनॉमी है। एग्रीगेट डिमांड यहां नहीं होगा, केनेसियन अर्थशास्त्र के बाद आएगा, जब से मांग प्रबंधन होगी तब से एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड कहां है, नहीं आएगा। देखो तुम लोग पढ़े सब कुछ हो, लेकिन तोड़ के पीछे पीछे आगे सब घालमेल बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में, उसको एक शेप देना। पूंजीवाद मुक्त अर्थव्यवस्था का जो सबल पक्ष है वह है मुनाफा। मुनाफा की उत्प्रेरणा के कारण लोग उत्पादन ज्यादा करते, लेकिन उसमें उसका नेगेटिव पक्ष है विषमता। कुछ लोग धनी धनी होते जाते, गरीब गरीब होते जाते, और चूंकि धनी लोगों का बाजार भी निर्धन लोग ही धनी लोगों का बाजार। तो जब लोग कुछ निर्धन होंगे तो उनकी वस्तुएं खरीदेगा नहीं, तो मंदी आ जाएगी। तो पूंजीवाद के तर्कशास्त्र में आर्थिक मंदी है, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पूंजीवाद में क्या होगा कि पूंजीवाद में आर्थिक विषमता आएगी, उत्पादक तो रहेंगे लेकिन उपभोगकर्ता की संख्या कम होती जाएगी, और उपभोगकर्ता की संख्या कम होती जाएगी तो क्या होगा, मंदी आएगी। इसका लिमिटेशन मंदी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि राज्य हर जगह खुद वितरण करेगा, तो राज्य हर क्षेत्र में निवेश किया, प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की ओर से निवेश किया गया, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में निवेश वही होता है जहां मुनाफा की गुंजाइश हो, और जहां मुनाफा की गुंजाइश हो अर्थव्यवस्था का एक भाग में निवेश नहीं होता। जैसे एग्रीकल्चर में निवेश नहीं हुआ, और यहां पर निवेश ज्यादा हुआ, एग्रीकल्चर में हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, सभी क्षेत्र में हुआ, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तेजी से तरक्की। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो नकारात्मक पक्ष है वो क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो नकारात्मक पक्ष होता है, एक होता है कि मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं होती, और तुमको काम करने, कभी किसी सरकारी संस्थान में जाते हो, कोई अगर तुम पूछोगे तो सीधे मुंह जवाब देने वाला कोई नहीं। रेलवे की इंक्वायरी पर भी तुम देखोगे तो पूछोगे ट्रेन कब है, तो उधर चेहरा ऐसे घुमा कर बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उत्प्रेरणा ही नहीं है बताने को। और कोई प्राइवेट बैंकिंग में जाओ, आइए सर बैठिए, है ना, अब वो क्या चाहिए, मतलब उसको उत्प्रेरणा है, क्योंकि तो एक ग्राहक को पटाएगा तो उसको कुछ पैसा मिलेगा, कमीशन। तो मुनाफा की उत्प्रेरणा उसमें एक नई उत्तेजना लाती है, यहाँ मुनाफा की उत्प्रेरणा नहीं, स्टैग्नेशन, नंबर 1। नंबर 2 कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नौकरशाही के माध्यम से चलती है। नौकरशाही, अगर नौकरशाही का माध्यम है तो क्या है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगा, हेवी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, और हेवी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, लाल फीताशाही आ जाएगी।
ये इसकी खासियत खामी है। अब केस ने क्या किया कि जैसे तुमको याद है कि एक कहानी सुनी होगी माइथोलॉजी में कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए न कोई नर मार सकता था न कोई जानवर उसको, तो नरसिंह अवतार बने थे। ये नरसिंह अवतार टेनेसियन अरसा, उसने समाजवादी कुछ चीजों को छुड़ा लिया। राज्य का नियंत्रण तो नहीं लिया अर्थव्यवस्था, लेकिन मांग प्रबंधन में राज्य की भूमिका थी। और राज्य ने दो अस्त्र बनाए, एक सरकारी खर्च और दूसरा कर प्रणाली। तो कर प्रणाली और सरकारी खर्च के माध्यम से उसने अर्थव्यवस्था का संचालन शुरू किया। तो यहीं से कॉन्सेप्ट एग्रीगेट जो तुम डिमांड करते हो, एग्रीगेशन यहां से शुरू हुआ और यहां से आई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यहां से आई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है तब बाबू जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी अब यहां से पढ़ना शुरू। उन्होंने गलत समय में जीडीपी एनएनपी पढ़ लिया। जीबी अब जो पढ़ना है सब यहां से एग्रीगेट होगा तब ना, एग्रीगेट इकोनॉमी नर्सरी। तो समझ में आ गई कि ऐसा पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाह, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। जीडीपी जीएनपी कहीं पढ़ा देते। अब बच्चा जीडीपी लेकर चाटेगा क्या करेगा? पहले कॉन्सेप्ट तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही, तो उसके आकलन के लिए जीडीपी आया। अब आपको यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछेंगे पढ़ेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा अर्थव्यवस्था के मापन की एक दोषपूर्ण पद्धति है, इस कथन पर टिप्पणी। सकल घरेलू उत्पाद जैसे मापन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास के मापने की एक गलत पद्धति है, इस कथन की पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन का परीक्षण कौन कौन बता? हाँ बोलो। ये तो एक पक्ष है, उसका ज्यादा, जैसे देखो तुमने भी जो कहा वो भी सही कहा, गलत नहीं कहा। लेकिन जब जीडीपी की तुम आलोचना करोगे तो जीडीपी की आलोचना करने में तुमको मापन की दोषपूर्ण पद्धति है। तो मापन की दोषपूर्ण पद्धति में ये तो एक छोटा सा पहलू है कि जो विदेश में जो कंपनियां जो उत्पादन करती हो भी उसमें शामिल होता है। ये तो एक छोटा सा पद्धति है। मुख्य पद्धति है कि उससे आप समृद्धि को मापते हो, विकास को नहीं मापते, और वो सही मायने में आपकी अर्थव्यवस्था की तरक्की को नहीं दर्शाता। जीडीपी पर कैपिटा आप नहीं लगाओगे तो सकल घरेलू उत्पाद आपको आर्थिक विषमता बढ़ा सकती है, आर्थिक विषमता बढ़ा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसको आप कहते हो सामाजिक क्षेत्र, उसमें निवेश, जीडीपी की बढ़ोतरी उसमें निवेश को नहीं दर्शाता है, जीवन स्तर के उभार को नहीं दर्शाता। और सबसे बढ़कर कि जीडीपी की बढ़ती हुई दर की संकल्पना ने आज पर्यावरण के संकट और पूंजीवाद के सामने संकट खड़ा। तो वहां तक बच्चे जाना पड़ेगा। तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, बोलो तैयार हो तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और 6 महीने का काम तुमको 15 दिन में करना। मंजूर है? मेरे मेंटर महोदय लोग, आप लोग कॉन्फिडेंस में हैं? इन लोगों को खींच लेंगे? बच्चे मेहनती हैं और तो मैं कुछ हद हमेशा तक इनके अब मैं अंदर दोनों का potential है। जजमेंट लेने आऊंगा। जब मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन तुम्हारा भी असेसमेंट होगा और तुम्हारे मेंटर का भी असेसमेंट। बिल्कुल सर, इन लोगों के मतलब रिस्पॉन्सेज से हम लोग का असेसमेंट आसानी से हो सकता है। क्योंकि जहां तुम लोगों का असेसमेंट में कोई गड़बड़ी देखे तो हम मेंटर से पूछेंगे, तुम लोगों से कम पूछेंगे। और तुम लोगों को उन्होंने बता दिया, मेंटर कहेंगे हमारी बात नहीं मानते हैं, तब तुम लोगों से पूछेंगे। श्योर। तो वैसे बात मानने वाली बात यहाँ पे नहीं है, सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हम सारा सब्जेक्ट को आके बांध देंगे। आज तो मैंने जस्ट ट्रेलर दिखाया है। ये बहुत सारे बच्चे अभी एकदम बिल्कुल हैं, कहीं दूसरी जगह से पढ़ के आए हैं, है ना? अगर
नहीं नहीं, हम सबको बांधेंगे, हम बांधने के लिए जाने जाते हैं। और मैं पता है आपको, मैं करंट लेके मैं खुद आ रहा हूँ, हमारे साथ एक असिस्टेंट होगा एंड करंट का क्लास मैं खुद लेने, करंट का मैं खुद क्लास लेने आ रहा हूं। मैं आप लोगों के मेरी तरफ से घोषणा है कि करंट में हर वीक में आप लोग एडवांस स्टेज, बेसिक फाउंडेशन में मैं किसी को लगा दूंगा, लेकिन एडवांस फाउंडेशन का जो करंट है वो मैं खुद लूं। देखो जैसे मेरा एक असिस्टेंट होगा, मेरा असिस्टेंट किस होगा कि अब जैसे अब तुमको प्रीलिम्स का क्वेश्चन करवाएगा, मेंस का क्वेश्चन करवाएगा, मतलब वो मेरे लेकिन जिस दिन मेरा कॉमन क्लास होगा उस दिन तुम लोगों को बुलाएंगे उस करंट के क्लास में, मतलब तुम लोगों का यहाँ करंट अलग नहीं लाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि क्लास फिर मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए, कहाँ कहाँ क्लास ले पाए। एक इंग्लिश मीडियम का क्लास, एक हिंदी मीडियम का वीक में हो जाएगा, तो एक एक क्लास कहीं से काट के ही हमको लाना पड़ेगा। तो जिस दिन हमारा हिंदी में करंट का क्लास होगा उस दिन तुम लोगों को भी इन्वाइट करेंगे। जैसे तुम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन में मैंने इन्वाइट किया था ना उस दिन, इधर करंट वाले में इन्वाइट, जहां मेरा क्लास लगेगा उस दिन क्लास में आना, और बाकी हम आते रहेंगे, बीच में मिलते रहेंगे। और जैसा तुमने कहा है जो इंटीग्रेट करके, अब जैसे तुम देखो ना पूरा मेरा इंटीग्रेटेड ही है। इसके बाद जैसे यहां से तुम आगे बढ़ोगे तो अब तुम्हारा राष्ट्रीय इकोनॉमी आ गई, तो इसके बाद तब डीकोलोनाइजेशन, यहाँ भी उपनिवेश मुक्ति होगा। उपनिवेश मुक्ति के बाद तब भारतीय अर्थव्यवस्था, तब यहां से शुरू होगा। अब इतना तक तुम विश्व अर्थव्यवस्था समझते रहो, अब भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद तब यहां से तुम बच्चे हम इसको 4 पार्ट में बांटे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ पूरा डायग्राम बनाया है। इन लोगों को मेरा ये डायग्राम भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, थोड़ा सा समझे, तो मैं भेज देता हूं। तुम लोग का कोई ये लोग ग्रुप में है क्या? तो ग्रुप में आप इस सबको भेज दीजिएगा, तुम लोग देख लेना। थोड़ा अंग्रेजी है, थोड़ा हिंदी है, मिक्स्ड है। देखिए ये किसको मैं भेजूं, लेकिन हम आप लोगों का भी नंबर मेरे पास नहीं है, क्या करूं? फॉरवर्ड कर लिया, इस वक्त आप अपना डायल कर लीजिए। ठीक, मैं आपका नहीं, आप अपने पर ले लीजिए, तो उसको लेकर इन लोगों को ग्रुप में दे दीजिएगा वो डायग्राम, और मैं सबका डायग्राम बना। हाँ अब सबको आप लोग डायग्राम बना दीजिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो मैं वैसे भी करंट में आ रहा हूं, तो मुझे इकोनॉमी का सबस्टेंशियल नॉलेज, पॉलिटी का सबस्टेंशियल नॉलेज और बाकी नॉलेज देना ही पड़ेगा करंट वाले क्लास में। ये करंट वाला क्लास मेरा अलग करंट नहीं लगेगा ना, फैक्चुअल नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए, आप जैसे आपके सामने करंट इश्यू आता है कि क्या जीडी, जैसे आपके सामने कॉन्सेप्ट करंट इश्यू आता है कि क्या रेपो रेट के निर्धारण में रेपो रेट के निर्धारण में क्या जो फूड इन्फ्लेशन है उसको बाहर कर दिया। तो ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसी के तहत याद। तो अब आपका जो इन्फ्लेशन जहां पर आपका है, तो आपके पूरे इकोनॉमी का देखो, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी में बात है, जैसे किसी बच्चे से मैंने सवाल किया, ये बच्चे ने भी मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि इसने भी मेहनत की है, पढ़ा है और अच्छे ढंग से पढ़ा है, लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि जो टीचर जो इकोनॉमी का पढ़ाते हैं ना, वो जैसे पूरे मैक्रो इकोनॉमी का रिलेशन नहीं बता, क्योंकि उनके दिमाग में पूरी तस्वीर खुद ही क्लियर नहीं। कन्वेंशनल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और सिलेबस और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन देने तक ही सीमित रह जाती हैं। ये टेस्ट सीरीज ना ही टेस्ट परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली असेस करती हैं और ना ही एक्शनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। कन्वेंशनल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से आगे बढ़कर द स्टडी IAS आपके लिए लाया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज, जो आपको प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर देगा। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी बेंचमार्किंग स्टेज, यहाँ मेंटोर टेस्ट से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का आकलन करेगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन फेज में ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकेंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू हो जाती है। यहाँ आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएट होने के बाद मेंटोर के पास जाता है, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस को 3 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल अवेयरनेस एंड गूगली क्वेश्चंस। इन पैरामीटर के स्कोर से बनती है आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस शीट, जहां आपके लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क माना जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड एक्शनेबल सॉल्यूशन और इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह हम हर एक पैरामीटर को इंप्रूव करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल डेवलप करते हैं ताकि आप प्रीलिम्स के एग्जाम के वक्त अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए आपके प्रिपरेशन लूप होल्स को डिमिनिश करेगा। एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। एक डायग्राम के थ्रू मैक्रो इकोनॉमी का बन जाए ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, बाकी सेक्टर्स है, या फिर उसके आगे हमारा 4 वॉल्यूम में बुकलेट होगा। एक पहला होगा एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, दूसरा होगा 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसमें सारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है जिसको तुम आप कवर कर सकते हो। फिर तीसरा उसका होगा एक्सटर्नल सेक्टर, पूरे जो पूरा बाह्य सेक्टर है जिसमें फॉरेन ट्रेड से लेके सब कुछ, वो एक पूरा एक बुकलेट ही होगा एक्सटर्नल सेक्टर। और चौथा होगा वेलफेयर इकोनॉमी, जिसमें गरीबी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जितना भी अंडर डेवलपमेंट, वो सब इश्यूज में होगा। मैंने डायग्राम भेज दिया, उससे आपको पता चल जाएगा। तो 4 बुकलेट बनेंगे और चारों बुकलेट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। तो मैं आप जहां जहां कहेंगे मैं आपका उसका लिंकेज समझा। जैसे मान लो कोई अगर समझता है कि फाइनेंशियल मार्केट या मॉनेटरी मार्केट, तो बहुत सारे बच्चे मॉनेटरी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का अंतर ही नहीं समझते कि किसको हम फाइनेंशियल मार्केट में रखें, किसको मॉनेटरी मार्केट में। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो सब चीजें जो है ये बहुत साधारण सी चीजें, लेकिन वो सब ओवरऑल इकोनॉमी में, जैसे पूरी इकोनॉमी में कहाँ स्थान रखता है। जैसे आपका फाइनेंशियल मार्केट है, वो उसका पूरी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट, क्या उसका प्राइमरी सेक्टर पर भी इम्पैक्ट है, क्या उसका सेकेंडरी सेक्टर पर इम्पैक्ट है, क्या बाकी टर्शियरी सेक्टर पर इम्पैक्ट है। तो एक बार तुम मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशन जब तुम समझ जाओगे ना, जैसे देखो कई बार क्या होता है तुम लोग के मन में आता है कि यार अच्छा क्या है। लोग कहते हैं कि इनक्लूसिव ग्रोथ, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, अगर ज्यादा आप अगर लोगों के ग्रोथ, अगर वेलफेयर पर ज्यादा खर्च करिएगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना बढ़िया है, या चूंकि जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फिस्कल जब हम वेलफेयर वर्क करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो ग्रोथ होने दीजिए। अब जगदीश भगवती कहते हैं ग्रोथ होने दीजिए, और जो राइजिंग जो टाइड है वो सारे बोट को आगे बढ़ा देगा। और अमर सेन कहते हैं कि नहीं सोशल सेक्टर में आप निवेश करिए, तभी ग्रोथ का फायदा सभी को मिलेगा और ग्रोथ सब तक पहुंचेगा, नहीं तो सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ेगी। तो अमर सेन सही है या जगदीश भगवती सही? तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं तुमको अपार्ट फ्रॉम जो इकोनॉमी के तुम्हारे टीचर आएंगे, हम तुमको क्लास में ही क्लियर कर। समझ रहे हो मेरी चीज को? अब तुम लोगों को एक चीज के लिए तैयार होना होगा, उस टेस्ट के अलावा तुम लोगों को रीड करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना होगा। तैयार हो? तो मेंटर महोदय, अब आप लोग मेंटर महोदय, अब आप लोग कैसी लेंगे? पहले पॉलिटी से शुरू करेंगे? हाँ सर, पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में अगला वीक तक आप कहां तक तैयार रखेंगे? सर अगले वीक तक साफ ज्यादातर ने तो कर रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज तक, तो हम ट्राई करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज तक ये इंटरलिंकिंग प्रॉपर करें और रिस्पॉन्ड करने में डरे नहीं। क्या इस बार का जो पैटर्न होगा ये होगा जो आपने अभी डिस्कस किया। अभी तक ये लोग क्या हम आपको डायग्राम बना के अलग से भी दे देंगे, आप उस डायग्राम को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट के पहले हम बना देंगे, हम सब सारे सब्जेक्ट लोगों को पता चल जाए इसी पैटर्न में, और उसमें जैसे डायग्राम क्लियर हुआ ना आप लोग, इसे ऐसे आप लोगों को लग रहा है लिंक करके पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और उस पैटर्न जब आप लोग पढ़ते और कहीं डाउट तो हम मेंटर नहीं तो उसमें एक चीज और करना पड़ेगा, इन लोगों को और फायदा हो जाएगा, फूड फॉर थॉट दे देंगे। जैसे जितना सेगमेंट आप लोग बनाना चाहते हैं उतना सेगमेंट आप बताइए, तो उसको मैं फूड फॉर थॉट लिख देता हूँ। फूड फॉर थॉट का मतलब उसमें 6, 7, 8 मुद्दा उठा देंगे। फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट समझते हो ना?
सर वैसे तो ये चीज़ मैंने इन लोगों के लिए टॉपिक वाइज करने के लिए थोड़ा थोड़ा बताया कि आप ये ऐसे ऐसे करो, अप्रोच यहाँ पे रखो कि कैसे टॉपिक को आपको देखना है, क्या चीज़ें उसमें हैं और क्यों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अजीत, आप तो मेरा सारा अति समझते सर हो। इसीलिए काफ़ी हद तक अगर इन लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी नर्वस भी हैं, जैसे मंजीत काफ़ी नर्वस दिख रहे थे कौन पीछे दिख रहे थे? जो जिन्होंने आपके रिस्पॉन्स किए हैं एग्रीगेटेड जीडीपी वैसे वाले सर हैं। नर्वस थे? तुम नर्वस हो? हाँ सर उसकी नर्वसनेस दिख रही थी ओह, पीछे। sorry, एक स्टूडेंट और भी है, देखो, विमी हमारे है, सामने इधर बोल रहा हूँ, मैं परवेज भी है। आता रहूंगा और हमारे सामने खुल कर बोल। अभी हो जाएगा, इसमें क्या बात। अभी मैं क्लास से गया कहाँ हूँ? मैं क्लास में बैठा हूँ। क्या क्या तुम लोगों को डाउट है बताओ ना, हम अभी कर। कितने गैप के बाद तुम्हारा टेस्ट होता है? कितने गैप के बाद? हाँ, यानी तुम्हारा अब नेक्स्ट टेस्ट कब होने वाला? नहीं, दो टेस्ट के बीच कितना टाइम बचता है? दो टेस्ट के बीच कभी प्रीलिम्स, चौदह का टेस्ट है तो मेंस वर्ल्ड हिस्ट्री का फिर 16 का, यही ना? तो 2 दिन में कैसे क्वेश्चन इवेल्युएट होकर मिले? तुम भी तुम गागर में सागर बन। तुम्हें क्या नाम हुआ तुम्हारा? म्हणजे तुम बड़ा असंभव मांग कर रहे हो। जहां से तुमने क्लास किया वहां तो असंभव मांग चली नहीं होगी। हाँ, 2 दिन में क्वेश्चन सेट नहीं, कॉपी फिर क्वालिटी से फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ। देखो, कॉपी जो चेक हो रही है ये 4 क्राइटेरिया पर करना है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, भाषा, विषय वस्तु और समय। 5 क्राइटेरिया। तो इसमें थोड़ा सा कॉपी चेक करने में आगे पीछे होगा, उसके लिए थोड़ा तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना। वो चीज देखो, तुम बच्चे कहते हो कि भाई सर ने आज हिस्ट्री की बात क्यों नहीं की। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टडी में जो भी बच्चा होता है उसको इतिहास इतने अंदर तक भीगा हुआ होता है तो हमको खुद बताने में संकोच होता है। कहता है ये लोग कहेगा कि सर हिस्ट्री तो मेरे अंदर में भीगा हुआ है, सोच रहे ना। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है। अब तुम नॉन हिस्ट्री के एक थे तो इसलिए मैंने इसमें पॉलिटी को प्रधानता, जो कि पॉलिटी तुम लोगों का चल रहा है और लिंकेज उसमें बना नहीं हुआ था, और हिस्ट्री में यहाँ सबका लिंकेज बना हुआ होगा हमको जहां तक लगता है, समझ लो कि नहीं। तो इसलिए हमने हिस्ट्री को अवॉइड किया था। लेकिन तुम्हारे खातिर और तुम्हारे डर से मैं अभी पहले हिस्ट्री करूंगा। प्राचीन भारत तुम चाह रहे थे ना, देखो प्राचीन भारत हो प्लस मध्यकालीन भारत हो, इन दोनों में एक ही तरह का फार्मूला लगाना बच्चे। फार्मूला क्या लगाना है इसमें कि तो सब बच्चों के दिमाग में भीगा हुआ होगा बहुत सारे। कौन कौन हिस्ट्री का मेरा लिंकेज समझ रहे हो? अच्छा, बहुत लोग नहीं भी समझ रहे। हमको लगता है यूट्यूब पर भी देखा होगा, उसमें थोड़ा वो समझते होंगे क्या मध्यकालीन भारत। अब देखो, सबसे पहले तुमको चाहिए परिवर्तन का ज्ञान। डायग्राम बनाओ ना, सभी लोग बनाइए। अच्छा, तुम ऑफलाइन स्टूडेंट हो? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी एक बार बनाओ। परिवर्तन तुम लोग बना रहे हो कि नहीं? हाँ, अब यहां पर एक पारिभाषिक शब्द लिख लो कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ, इतिहास के अध्ययन का अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है। इस लाइन को एकदम अमर वाणी की तरह बचा लेना। इस लाइन को, इतिहास के अध्ययन का अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में
परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है। अब तुम लोगों को क्या करना है कि इसको लिखो राजनीतिक, राजनीतिक को 2 कर दो, राज्य, साम्राज्य, राजवंश एवं शासक। राज्य, साम्राज्य, राजवंश एवं शासक। ओके, यहां पर प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में कृषि, शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, मुद्रा प्रणाली एवं नगरीकरण, समाज या सामाजिक, इसमें वर्ण, जाति, महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा। वर्ण, जाति, महिलाओं, शूद्रों एवं अछूतों की दशा। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में वो सबका डायग्राम जानते हो। एक इकोनॉमी वाला तो तुम लोगों का चला ही जाएगा, पॉलिटी वाला मैं बना के अजीत जी को दे दूंगा। अजीत जी तुम लोगों को पॉलिटी वाला वो डायग्राम तुमको दे देंगे, समझ रहे हो ना। और उसी तरह से जब पॉलिटी और इकोनॉमी और हिस्ट्री 3 का तो बन गया तुम लोगों का, अब जैसे जैसे तुम लोगों का अदर सेगमेंट आता जाएगा वैसे वैसे हम डायग्राम बना के प्रायर तुमको दे देंगे, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से डायग्राम को फॉलो करते हुए और जो बुकलेट है उसको फॉलो करते हुए, अब बहुत बढ़िया बुकलेट बना हुआ है अपना, बहुत उम्दा बुकलेट है। ऐसा मार्केट में आपको कहीं मिल नहीं सकता। ये कोचिंग संस्थान के अति से बाहर की चीज है, इसमें बहुत हमको मेहनत पड़ी है। देखो ना, अभी तक मेरा इकोनॉमी का मैं आज अभी से लगा हूं। हम लोग बुकलेट तैयार कराने में 80 लोगों की टीम हमारी लगी हुई है। कब से? तो पिछले अक्टूबर से। सब बेसिक फाउंडेशन का पहले बन के तैयार हुआ है, सब फिर एडवांस फाउंडेशन का सब बन रहा है। तो बहुत मेहनत करके ये चीज किया गया है। इसका तुम लोग जितना लाभान्वित होगे, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। ये हमको पता नहीं, ये जो मेंटर बताए, ये इन लोगों से पूछिएगा। हमको सिर्फ कहा गया है कि इतना कर देने के लिए, हम भी इनके हुक्म के का है। ये कहते हैं कि सब अमुक दे आ जाइए, हम आ जाते। लेकिन हम केवल इनसे एक ही चीज पूछेंगे कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन आप लोगों का परफॉर्मेंस हम खराब देखेंगे तो हम मेंटर से ही पूछें। उस दिन के लिए ये अकाउंटेबल है हमारे पर। बाकी ये लोग जब कहेंगे मैं हाजिर होंगे। धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला, स्थापत्य कला,
मूर्ति कला, मूर्ति कला, चित्रकला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य, एक बस इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब तुम लोग एक काम करोगे, जैसे तुम लोग का पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 तो हुआ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और पार्ट 2 तुम्हारा आता है जिसमें वैदिक काल, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बुद्ध काल या महाजनपद काल, बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, मौर्य काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, गुप्त काल 300 ईस्वी से 600 ईस्वी, एंड गुप्तोत्तर काल 600 ईस्वी से 750 ईस्वी, और पूर्व मध्य काल 750 से 1200 ईस्वी। अब तुम लोगों को क्या करना है कि हॉरिजेंटली बढ़ना है। जीएस में हॉरिजेंटली से काम चल जाता है। क्या है कि ऑप्शनल में तो वर्टिकली डिवाइड करके फिर हम हॉरिजेंटली लिंक करते हैं। जनरल स्टडीज में तुमको केवल हॉरिजेंटली काम चल, सॉरी कहां से, देखो जैसे तुम्हारा राजनीतिक हुआ ना, तो पहला आता है राज्य, राजवंश, शासक एवं राज्य, साम्राज्य, राजवंश एवं शासक। तो पहले तुम मानचित्र सामने रखोगे और एक वैदिक काल का विस्तार, आर्यों का कहां से कहां विस्तार। अभी राजवंश क्लियर नहीं है। उत्तर वैदिक काल में अस्थायी जीवन जीने लगे, आर्यों का विस्तार कहां से कहां तक हुआ, मानचित्र पर लेते हुए चला जाना है। फिर बुद्ध काल में 16 महाजनपद को मानचित्र पर ले लेना है। मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य और फिर मौर्य शासक, क्योंकि आपको महाजनपद काल में ही मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम से आपको ईरानियन और मकदूनियन आक्रमण हो जाएगा, यूनानी आक्रमण, और उसी में आपको राजवंश में आपको हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, वहां तक आपका हो जाएगा। और फिर वहां से आप मौर्य काल में आओगे तो मौर्य साम्राज्य का प्रसार प्लस जितने भी मौर्य शासक हैं उनके और उनका अचीवमेंट, उनके बारे में, उसमें अशोका वगैरह का भी अचीवमेंट कर लेना है। उसके बाद फिर तुम मौर्य काल से जब मौर्योत्तर काल में आओगे तो फिर कैसे 3 तरह के राज्य बने। एक है बाह्य आक्रमण के, एक उत्तराधिकारी राज्य में शुंग वंश और कन वंश राज्य। फिर उत्तर पश्चिम से आक्रमण के बाद इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, उनका विस्तार। और फिर तीसरा है कि नए राज्यों का निर्माण, जिसमें आपको खारवेल का राज्य होगा उड़ीसा में, सातवाहन राज्य होगा महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में, और चोल चेर पांड्य राज्य होगा। उसी प्रकार से तुम चले आओगे मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल में, तो वहां से बढ़ते हुए पूर्व मध्य काल तक आप राज्य में चले आओगे। तब तुम प्रशासन पर लौटो। तो प्रशासन पर सीधे तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा डायग्राम बनेगा। वैदिक काल से मौर्य काल तक आओगे, ए
ये बी और सी। जैसे आप वैदिक काल का जनजातीय संरचना है, वहां से तुम मौर्य काल तक आओगे तो प्रशासन में धीरे धीरे केंद्रीयकरण बढ़ेगा, यहाँ पर केंद्रीयकरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। फिर हम मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, यहाँ पर सामंतवादी संरचना कायम हो जाए। तो जनजातीय संरचना और सामंतवादी संरचना में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर चेंजेज की समझ आपको नहीं और टॉपिक से टॉपिक लिंक करके वही उसी तरह से अर्थव्यवस्था है तो कृषि अर्थव्यवस्था, शिल्प उद्योग, व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था, नगरीकरण वैदिक से शुरू करोगे पूर्व मध्य काल तक, समाज, वर्ण एवं जाति वैदिक से शुरू करोगे पूर्व मध्य काल तक। हमें कहोगे तो मैं तुमको 2 घंटे में तुमको मैं वैदिक काल से लेकर और कॉन्टेम्पररी इंडिया तक भारतीय समाज का विकास समझा सकता हूं, भारतीय धर्म का विकास समझा सकता हूं। एक से दूसरा टॉपिक लिंक्ड। अच्छा, तुम्हारा ये रह जाएगा, इसको रख, ये लिंक्ड है। तो लिंक करके पढ़ना, और तुम लोगों का पहले जो पढ़ा हुआ वो लिंक करके नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन का जवाब नहीं हो पाता। तो एक काम करते हैं, अब लिंक करके पढ़ना है। तो एंशिएंट का तो तुम्हारा हो गया, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। अब क्या बोलते हो, बोलो अब क्या दूसरा क्या? तो एक एक करके एजेंट डाल रहा हूं मैं, सबको सॉल्व करते चलो। वर्ल्ड हिस्ट्री का कब पेपर? इसी बीच में, ठीक है चलो। तुमको मुझे बैठा के एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पहले माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कहीं से कुछ शिक्षा ग्रहण करके आए। पहले सही शिक्षा देना। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से नहीं, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी के तुम्हारा जीएस क्लियर ही नहीं। ना तुम पॉलिटिक्स समझ पाओगे, ना इकोनॉमी समझ, ना आईआर समझ पाओ। कहां से सब कुछ शिक्षा लेकर आए? वर्ल्ड हिस्ट्री एक क्वेश्चन के लिए लोग नहीं करते। वर्ल्ड हिस्ट्री से तुम्हारा घूंघट खुलेगा, खिड़की खुलेगी और घूंघट हटेगा। अभी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। जीडीपी केवल पढ़ने से जीडीपी नहीं जान जाते, जीडीपी की पूरी समझ विकसित करनी पड़ी। और इसीलिए तुम जीडीपी पढ़ने के बाद भी क्यों लपलपा रहे थे? क्योंकि इसलिए कि लड़खड़ाने की वजह ये थी कि चूंकि तुमको एक दूसरे टॉपिक के साथ क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी लाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री। केनेसियन इकोनॉमिक्स जो मैंने बताया ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में ही तुम समझो। जो मुक्त अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड हिस्ट्री में समझ जाओगे, वाणिज्यवाद वर्ल्ड हिस्ट्री में समझ जाओगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री कभी छोड़ने की गलती करनी चाहिए? कभी नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ है तो ज्योग्राफी की समझ है, वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ। इस तरह से सिलेक्टिव पढ़ोगे तो यूपीएससी में कहीं स्टैंड नहीं कर, पीटी फेल कर जाओगे। ठीक है, देखो बच्चे, थैंक यू। बस हम कल यही सवाल अपने टीम से, जो तुमने सवाल कहा ना, यही सवाल, जैसे मैगजीन है, अब इस मैगजीन का क्वेश्चन के फॉर्मेट में बच्चों को मिल जाता तो सोने में सुहागा हो जाता। अब तुम लोगों को, हमारे जो मेंटर साहब हैं, इनको मैं एक ये भी काम करेंगे कि आपको पेज संख्या बता देंगे और इसमें टिक लगवा देंगे कि ये टॉपिक आप पढ़ के रखिए, और उस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन या तो मैं करंट का क्लास लेने आऊंगा, उसमें लिंक करके मैं क्वेश्चन उसी समय, उसके बाद तुमको हर 10 दिन 15 दिन पर 15 इसके 50 क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, और उसी 50 क्वेश्चन से तुम्हारा मैगजीन भी रिवीजन हो जाए। ये मेरे ऑलरेडी मेरे एजेंडा में है, ये मेरे एजेंडा में है। मैगजीन वाला जो मेरा काम है वो मेरे एजेंडा में है ना। देखिए, वो टेस्ट जो चल रहा है वो टेस्ट चलने दीजिए अपनी गति से। मेंटरशिप का जो हमारा प्रोग्राम है वो लिंक करके, इनको लिंक करके आप टॉपिक दीजिएगा और लिंक करके हम आपको बताएंगे, और उसी तरह से लिंक करके इन लोगों को, आप लोगों को लेक्चर ले लेना है 20-25 मिनट का, और लेक्चर लेकर और तब लिंक करके इनको बताइएगा। और हम जब क्लास में आएंगे दूसरे क्लास में तो इन लोगों से पूछेंगे, भाई नागरिकता पर तुम लोगों से सवाल करेंगे, ओरली सवाल करेंगे, तुम लोगों से संविधानवाद पर सवाल करेंगे, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूछेंगे, उसमें आप लोगों को जवाब देना है। और वही चीज पहले पॉलिटी ही चलेगा। और कुछ पूछना है तो अब आप लोग ओपन टू आस्क मी द क्वेश्चन।
नमस्कार सर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी चल रहा है, तो जो आज क्लास ले रहे हैं वो लोग उसमें ऐड होंगे, तो जो पेस हम उनके साथ मेंटेन कर पाएंगे कि हमारे लिए अलग कस्टमाइज प्रोग्राम रहेगा? 2025 वाले जी सर। नहीं, आप इसमें शामिल होइए क्योंकि इसका टारगेट 2025 का है। जी, तो सर अभी जैसे मैं 2026 में भी जो देने जा रहे हैं उनको 2025 के साथ चलना, ओके सर। जी सर। क्योंकि देखिए ये पूरे 6 मंथ्स का कोर्स, कितने दिन का कोर्स है? 6 मंथ्स का, 8, हाँ हाँ, दोनों कवर हो जाए। तो सर ये जो मेंटरशिप में जैसे कुछ बच्चे मुझे दिखे जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ओके मैं टेस्ट का शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, और आप पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटी पे ऑलरेडी 3 दिन 4 दिन काम कर चुके और आप 4 दिन बाद जुड़ रही हैं, तो आपको मैं फिर शुरू से जोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि वो 4 दिन चल चुके हैं तो आपको उनके साथ ले जाऊंगा। आप पहले दिन आएंगे, जिस दिन आप आएंगे उस दिन से आपको शुरू करेंगे, ठीक है? और कोई सब क्लासरूम के साथ मैंने नहीं कर पाऊँ, क्लासरूम अपना इंडिपेंडेंट चले। वो सिर्फ टेस्ट में आए। देखिए मुद्दा ये है कि देखिए आप जिन्होंने 2025 देना है उनको ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, तो ज्यादा लेबर करना पड़ेगा। तो ये बात तो आप जान रहे हो कि जो फाउंडेशन बैच में उनका तो ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसको तो डिटेल्स में टीचर आके अलग अलग एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं और उसी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं जिस पैटर्न पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्लास कर रहे हो तो आप लोग खुद ही समझते हो क्वालिटी ऑफ क्लास क्या है। तो और ये बच्चे क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस रहा है कि मैं हिस्ट्री में भी जो बच्चे बाहर के रहे वो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे आ गए, तो इन लोगों को मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इनको पढ़ना पड़ेगा खुद से, और हम इनको कुछ छौंका लगाने का काम करेंगे हमारे मेंटर लोग, और हम भी बीच बीच में, जैसा कि विवेक ने भी कहा कि बीच बीच में आके सर लिंक कर दीजिए, तो बीच बीच में हम आके लिंक कर देंगे। हमें खुद भी खुशी होगी कि भाई ये लोग थोड़ा, जैसे आज के क्लास में आए तो रेसिप्रोकेट नहीं, जैसे बहुत लोग थे कि भाई जिस जंक्चर पढ़े हुए थे उसी बेसिस पर चाहते थे कि हम पेपर दे दें, उस बेसिस पर फायदा नहीं होगा। पेपर दोगे तो फिर हाफ हार्टेड मतलब वही परफॉर्मेंस होगा और फिर उसका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तब मिलेगा जब इंटीग्रेटेड आप पढ़ाई करो उसका, तो फिर एक बार नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर पेपर दोगे फिर फायदा। लेकिन जो ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स में है वो तो उस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को तो और भी लाभ है उस। है ना, मिस्टर अजीत है अवेलेबल है इसके लिए। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं ऑप्शनल को लेकर के, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है? ऑप्शनल का भी हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जल्द ही, तो ऑप्शनल वाले मेंटरशिप में भी जो आना चाहिए। बाकी देखो हमारा उद्देश्य क्या है कि रिजल्ट जितना दे सके हम चाहे, उसके लिए हमको जो भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, आपको जो भी फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो इच्छित है जो संभव है उसके बीच संतुलन बना, समझ रहे हो? तो हम आपको हर स्टेप पर आपका साथ देंगे और आप लोग खुद महसूस करोगे कि यहाँ वो सुविधाएं मिलेगी जो कोचिंग जगत में ऐसा संभव, ये हम विश्वास है ना। तो फिर मिलते हैं और आगे आपके प्रोग्राम बताते रहेगा, और हम तो वैसे ही बच्चों से मिलते रहेंगे, हमको तो आप लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।